बोले तू अभी तो गया 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, हम्म, इतनी जल्दी आ गया? हम्म, मतलब 1 घंटे हो गए मेरे को, मैं बाहर आंधी में घूम रहा था। हम्म, तो बोला नहीं देख, तेरे को कॉल लगाया था जब तू नीचे था, तो उस वक्त कुछ टाइम था और मैं खुद डिकोड कर रहा, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 18 मिनट हुए वहाँ से निकले, और मुझे लगा कि 1 घंटे से मैं बाहर हूँ। और फिर हुआ ये, दूसरे दिन सारा मौसम ठीक हुआ, मैं उस मंदिर वापस गया ढूंढने, मुझे वो मंदिर ही नहीं मिला। थोड़े दिन बाद हमको पता चल रहा है कि उसके ऊपर गया, फिर हम लोगों ने जब जब बात करी तो कहता है कि भाई मेरी लाइफ के 2 से 3 दिन गायब हो गए, मुझे पता ही नहीं। तो मैं कमरे के बीच में बैठा रहता, इस साइड मम्मी को देखता, इस साइड मौसी को देखता, और उन दोनों के हाथ में मैंने ग्लास पकड़ा दिया, ये ग्लास पकड़ो, मैं अगर गलती से भी सो गया तो बस वो ग्लास हिला देना, मैं उठ जाऊँगा। तो मैं वहाँ थोड़ा रो दिया, क्योंकि ऐसा हुआ था, किसी ने वहाँ पे पोक कर दिया था मेरी पास्ट लाइफ के बारे में, मेरी औकात के बारे में। पहले तुम उस शो तक पहुँचो जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, तुम वो एफर्ट्स डालो और फिर कहो कि मैं होता तो मार देता। कि सब अपने हैं, इस भरम में रहने दो मुझे, सब अपने हैं, इस भरम में रहने दो मुझे, अगर हकीकत जान गया तो अकेला पड़ जाऊँगा, क्योंकि सब है ही ना मेरे को। तो आज हमारे बीच कौन आया है? फुकरा इंसानी में से। अरे यार तो आदि भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल व्यू पे। कैसे हो मेरे भाई? बहुत बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। कैसी चल रही है लाइफ? अभी तो अच्छी चल रही है, मतलब थोड़ा ऊंच नीच हो गई थी पहले, लेकिन अभी सॉर्टेड एकदम। ऊंच नीच क्यों हुई थी? अभी क्या है ऊंच नीच में, मैं क्या बता सकता हूँ आपको, चलो ऊंच नीच मत वो बताओ, छोड़ो। प्लेग्राउंड सीजन 3 के बारे में बताओ भाई। यस, तो अभी ऊंच नीच उसके कारण ही हुई थी मेरी। हाँ हाँ ठीक है, अब मैं आऊंगा, छोड़ूंगा नहीं भाई। थोड़े कलेश हो गए थे प्लेग्राउंड सीजन 3 में, जब सब लोगों को पता, उसके कारण थोड़ा मेंटली स्टक हो गया था, लेकिन अभी तो बिल्कुल ठीक हूँ मैं। हम्म, बाहर आके ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को, जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों की तरफ से कि भाई अच्छा है, अच्छा किया तुम लोगों ने, तो सुन के अच्छा लग रहा है। चलो इस पे हम थोड़ा सा डीप डिस्कशन करेंगे, लेकिन बिल्कुल। उससे पहले हम आदित्य के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यस। बताओ अपने बारे में, कहाँ से हो, कैसे निकले, क्या क्या करते हो? मेरा नाम आदित्य सिंधु है, और सिंधु जो है वो मेरा सरनेम नहीं है, मेरी मम्मी का नाम है। तो बेसिकली आई एम फ्रॉम उज्जैन, मध्य प्रदेश, बाबा महाकाल की नगरी। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड है मल्लू का, जैसे मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले कि मैं मलयाली हूँ। हाँ, तो मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो मलयाली, हम लोग सब साउथ इंडियन है, हम्म, बट हम लोग शिफ्ट हो गए थे से उज्जैन में। तो पूरा सीन ये कि अभी मैं प्रॉपर लगता नहीं हूँ साउथ इंडियन, लेकिन हूँ। और फैमिली में बस मम्मी है, मेरी मम्मी की फैमिली है, जैसे मौसी, मामा, मामी, उनके बच्चे, सब लोग। हम्म, तो हम लोगों को ऐसा, बचपन से मैं इन लोगों के साथ ही रहा हूँ, मेरी फैमिली यही है। पापा की साइड से इतना एफर्ट नहीं रहा है, कभी कभी भी नहीं रहा है, मतलब मैं मम्मी के साथ ही रहा हूँ, तो मेरी फैमिली में मम्मी ही है, और बस, ज़्यादा लोग नहीं है। ओके, मैं इसमें ज्यादा पूछूंगा नहीं, बट क्या हम्म। फादर साहब नहीं, हैं, सेपरेटेड हैं वो? है सेपरेटेड है, हम लोग साथ में नहीं रहते हैं। अच्छा, हाँ, ओके। मेरी मेरी जो भी मुझे बड़ा किया है वो पूरी मेरी मम्मी ने ही किया है। तो मेरी अपब्रिंगिंग जो है, जो जितना भी मतलब मुझ में है, सब कुछ मेरी मम्मी के कारण है। ओके, और भाई ने मुझे बताया, भाई की मम्मी मेरे पॉडकास्ट देखती है, तो हाँ। आंटी नमस्ते, आप ठीक हो? ये वाला पॉडकास्ट जरूर ये देखना तो आप। देखेगी, ये तो फिर शेयर होगा बहुत ज्यादा। है ना? ओ बताओ भाई, अभी ये उम्र कितनी होगी अभी आपकी? 22 ईयर्स। ओके, यस। मैंने आपका प्रोफाइल देख रहा था, आप हम्म। हॉरर कंटेंट भी बनाते थे, हाँ। आप स्ट्रीमिंग, गेमिंग, इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बताओ। जैसे ना मैं आपको बताता हूँ, मैंने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी कब हम्म, कब से शुरू करी थी। हम्म, अभी जैसे जब मैं ना क्लास 7th 8th में था, तब सबसे पहले भुवन भैया की वीडियो आई थी। तो उनको देख के मैं भी सोचा यार ये मैं भी कर सकता हूँ, तो मैं चुप चुप के घर वालों से फ़ोन चुप चुप के वीडियोस बनाता, और फिर वीडियोस डाल रहा हूँ मैं। तो थोड़े बहुत लोग स्कूल में भी हंस रहे हैं, ये है, पर मेरा इंटरेस्ट बचपन से इन सारी चीज़ों में ही रहा है। जैसे मुझे वीडियोस बनानी है, मुझे घूमना है, मुझे उसकी भी वीडियो बनानी है, मैं खा रहा हूँ उसकी भी वीडियो बनानी है, हर चीज़ की सिर्फ वीडियो बनानी है। क्यों बनानी है, रीज़न नहीं पता मुझे, पहले ये भी नहीं पता था कि इससे पैसे आते हैं, बस हम्म, बना रहा था। तो घर वालों को, सब लोगों को लगता था कि क्यों कर रहा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है। तो सबसे पहले बहुत एक ऐप था डब स्मैश करके, उसमें मैंने वीडियोस बनाना शुरू करी थी। तो वहाँ पे ऐसे साउथ इंडियन डायलॉग्स सब रहते थे, तो उस पर डब करके डाल रहा फेसबुक पे। तो घर पे किसी ने कह दिया कि ये लौंडा ऐसा कर रहा है, ये उसको शर्म नहीं आ रही क्या? हम्म, और एक्चुअली ऐसा कुछ कंटेंट था भी नहीं, बस यही कि मैं ऐसे दिख रहा हूँ ना उनकी स्क्रीन में, तो बहुत सारे लोगों को खटक रही थी वो बात। तो वीडियोस वीडियोस बना के मैंने करा 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 10th 11th तक आया, शॉर्ट कंटेंट में लग गया। पहले यूट्यूब पे मैंने सबसे पहले हॉरर कंटेंट ही बनाई थी। सबसे पहले एक हॉरर शॉर्ट फिल्म बनाई थी मैंने, शायद दोस्तों के साथ मिलके, हम्म, हॉरर प्लस कॉमेडी। फिर उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें कही, और फिर मैंने फिल्म मेकिंग करी है, तो मुझे बहुत सारा आइडिया है इन सारी चीज़ों का कि ऐसा ऐसा होता है। फिर इस सारी चीज़ों को पॉलिश तब से करने लगा हूँ जब मैंने मेरा कॉलेज ज्वाइन किया। मैं कॉलेज मुंबई में कर रहा था, तब से फिर ज़्यादा ही हो गया कि भाई अब इसको प्रोफेशनली करना है। जैसे स्टार्टिंग में फॉर
फ़ेम कर रहा था या फिर कुछ ऐसे ही कर रहा था कि बस लोग देख ले, मेरे कंटेंट को लोग देख लें, मुझे जान ले, पहचान ले। तो 3-4 साल पहले तो फिर उसको एज़ अ प्रोफ़ेशन ले लिया आफ्टर कोविड। क्योंकि कोविड ऐसा था कि मेरे लिए लाइफ़ चेंजिंग, बहुत मेरी लाइफ़ पूरी अगर चेंज करी है तो कोविड ने करी है। क्या हुआ था? कोविड में हुआ था कि आपको पता है सब लोग एडमिट थे, हुँ, तो मेरी मम्मी भी एडमिट थी कोविड के टाइम पे। तो कोविड का फेस इतना वो रहा है कि मैंने अगर मेरा घर चलाया है, मैंने सारी चीज़ें देखी है, तो वो मैंने वीडियोज़ बना के उससे जो पैसा आया है उससे करा है। ऐसा जितना भी जो लोग कहते हैं ना कि तुम अगर तुम्हारे पैशन को फॉलो नहीं कर रहे हो, तुम अगर उसको वक्त नहीं दे रहे हो, तो सबसे सबसे बड़ी बात ये वाली बात है, अगर तुम तुम्हारे पैशन को फॉलो कर रहे हो ना और तुम उसको टाइम दे रहे हो, तुम बिल्कुल डेडिकेट होके दे रहे हो, तो वो एक ना एक दिन आके तुमको पे बैक करेगी। किसी भी तरीके से, किस्मत भी हो, कुछ भी कह लो, तुमको पे बैक मिलेगा उस चीज़ का। वो चीज़ मेरे साथ हुई। तो हम लोग सब दोस्त लोग सब बनाते थे, तो कोविड के टाइम पे सारे ऐप वैप पे हम लोग वीडियोस बना रहे हैं। तो हुआ ये कि नए ऐप्स आ रहे थे, क्योंकि टिकटॉक बैन हो गया। हुँ, तो नए ऐप आ रहे हैं और नए ऐप जो भी है सब लोग नए नए क्रिएटर्स को हायर कर रहे हैं उनके प्लेटफॉर्म पे कंटेंट बनाने के लिए। फिर हुआ ये कि मेरी मम्मी को कोविड हो गया घर पे। बहुत ऐसा सीन था कि हम लोग है ना, एक मेरा घर था ऐसा, उसके बीच में एक कमरा, इस साइड लेफ्ट में एक कमरा, राइट में एक कमरा, मैं बीच में। तो मेरी मौसी और मेरी मम्मी दोनों को कोविड हो गया। तो मैं बीच में बैठा रहता घर पे। मैंने सारे सब लोगों को बोला कि तुम लोग अलग घर में जाओ, अलग हुँ, घर में रहो, इस कोविड वाले घर में मैं रहूँगा। तो थोड़े टाइम सब लोग ऊपर रहे और थोड़े टाइम दूसरे घर में चले गए थे कोविड के बीच में ही। तो एक जिस कमरे के बीच में मैं बैठा रहता था, तो मैं उस वक्त तो बहुत, मैं अगर मैच्योर हुआ हूँ ना, तो कोविड का सबसे बड़ा रोल रहा है उस चीज़ में। हुँ, तो मैं कमरे के बीच में बैठा रहता, इस साइड मम्मी को देखता, इस साइड मौसी को देखता, और उन दोनों के हाथ में मैंने ग्लास पकड़ा दिया कि ग्लास पकड़ो। मैं अगर गलती से भी सो गया तो बस वो ग्लास हिला देना, मैं उठ जाऊंगा। तो वो जैसे ही वो ग्लास गलती से भी किसी का पैर लग गया, मौसी का लग गया या मम्मी का पैर लग गया, तो जैसे ही वो लग गया मैं उठ जाता, उनसे जाके पूछता क्या हुआ, सब ठीक है। हुँ, उनको खाना बना के देना और सारी चीज़ें इन दोनों की मैं करता था कोविड के टाइम पे बीच में। तो सब लोग मेरे घर पे भी कहते हैं कि कोविड ने आदि को बिल्कुल चेंज कर दिया, क्योंकि उससे पहले मैं बहुत ऐसा कि किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं लेता। हुँ, लाइफ क्या है, ठीक है। मैं बिल्कुल सॉर्टेड इसलिए रहता था क्योंकि सारी चीज़ें जो भी है कभी मांगी तो मम्मी ने लाके दे दी, नहीं भी हुआ तो थोड़े टाइम बाद मिल गई। फिर घर वाले भी, जैसे मेरी मौसी है, मेरे मामा हैं, सब लोगों ने एक पॉइंट हमेशा सपोर्ट ही दिखाया है, ऐसा कभी नहीं किया कि तू ये है। तो ये बचपन में भी जैसे अगर मेरी बहन के लिए कुछ आ रहा है हुँ, तो आदि को भी देंगे, हुँ, चलो ऐसा रहा है मेरे हुँ, घर पे। तो वो ऐसा रहा है, तो मैं हमेशा सोचता था कि ठीक है घर वाले हैं, देख लेंगे। लेकिन वो पॉइंट आता है ना कि घर वालों पे कुछ आई है तब कौन देखेगा। तब वो पॉइंट इतना लाइफ चेंजिंग था उस पॉइंट पे मैं, कि अब कौन देखेगा। मैं वहाँ बैठे बैठे यही सोचता रहता था कि यार अब ये इतना सब कुछ हो गया है, ये सब तो कभी देखा ही नहीं मैंने। अब ये सारी चीज़ें कैसे होगी, कौन करेगा, क्या करेगा। तो मैंने अकेले वो सारी चीज़ें देखी बैठ के, उन लोगों को हेल्प आउट करना, ये करना। तो उसके बीच में मम्मी को हो गया ब्लैक फंगस, और उसी बीच में चाहिए थे बहुत सारे पैसे। हुँ। अब ब्लैक फंगस क्या है, ब्लैक फंगस कोविड का भी एक्सट्रीम लेवल वाली एक्सट्रीम चीज़। लेवल था वो बीच में, हाँ, सेकंड वेव के बाद आया था वो। सेकेंड वेव में ही आया था हाँ, वो। सेकंड वेव के तो आस-पास ही हाँ। ब्लैक फंगस में क्या होता है, सारे पेशेंट्स लोगों की आँख निकाल लेते हैं, दाँत निकाल लेते हैं, और पूरे चेहरे पे फंगस रह जाता है। हुँ, तो जैसा क्या होता है, उस वक़्त चाहिए थे पैसे, किसी को पता नहीं, सोशल मीडिया ने इधर मेरी बहुत हेल्प करी। हुँ, क्या हुआ था उस टाइम पे भी, जब मेरी मम्मी और मेरी मौसी दोनों कोविड में रहती थी, तो अ, जैसे मैं लोगों के लिए हेल्प कर रहा था बेड के लिए। उस वक़्त भुवन भैया की मम्मी-पापा एडमिट थे, तो मैं उनके लिए भी लगा हुआ था कि यार इनके लिए बेड करवाओ, क्योंकि वो बंदे से अलग मेरी अटैचमेंट है। हुँ, ओके। तो वो बंदे के लिए, और फिर सब लोगों के लिए, जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं उन लोगों को अगर कुछ हेल्प चाहिए रहती थी, तो मैं ऑक्सीजन पहुँचवा रहा हूँ ऑनलाइन बैठ के। जैसे मेरे उस वक़्त 1 लाख फॉलोअर्स होते नए-नए, सब लोगों को ऑक्सीजन पहुँचाना, किसी को अगर दवाई चाहिए तो दवाई पहुँचाना, ट्विटर पे रीट्वीट करवाना, सारी चीज़ें। तो मेरी मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी उस दौरान, तो मैं ध्यान से बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी एक दिन। ये सारी चीज़ें तो मैं सबको कह रहा हूँ घरवालों को, और उससे पहले घरवाले मुझे सीरियसली लेते ही नहीं। उस पॉइंट से पहले मैंने क्या बोला, सीरियसली लेते ही नहीं कि क्या है, बच्चा है। हाँ, तो मैं घरवालों को कह रहा, सबको कह रहा कि यार है ना, कोविड नहीं है, ब्लैक फंगस है। कोविड नहीं है, ब्लैक फंगस है, कोई मानने को रेडी नहीं। मैं लड़ लिया घरवालों से, मैं लेकर चला गया मम्मी को हॉस्पिटल। हॉस्पिटल गया तो हॉस्पिटल का ऐसा सीन, सब लोगों ने कह दिया कि ब्लैक फंगस है। हुँ, मैं घर पे फ़ोन लगा के भी नहीं बताया। उस पॉइंट पे मैं पूरा सारी चीज़ें भागा-दौड़ी में कर रहा था। फिर बीच-बीच में मैंने बता दिया ऐसा-ऐसा सीन है, जो मैं कह रहा था वही है। तो हॉस्पिटल ऐसा कि मम्मी एडमिट है, वो
जनरल वार्ड में मम्मी को लेटा रखा है, एक डॉक्टर नहीं आ रहा देखने, और मैं 18 साल का, हुँ, एक डॉक्टर नहीं आ रहा देखने। मम्मी रो रही है, मम्मी एक्चुअली रो रही है बैठ के। मैं 3-3 बजे जाग के रात को 3-3 डॉक्टर को जगा के मैंने मम्मी की वो डॉक्टर का जितना भी रहता है ना चेकअप वगैरह सब करवाया, डॉक्टर ही नहीं आ रहा। मैं परेशान हो रहा कि भाई क्या हो रहा है, ये क्यों कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक मलयाली डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि देख तू इधर रहेगा ना, तेरी मम्मी को कोई भी ध्यान नहीं देगा, इस हॉस्पिटल में 5 से 10 हज़ार पेशेंट हैं जिनका कुछ भी नहीं हो रहा है, तो तू यार लेके चले जा एक प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाने के लिए पैसे नहीं। तो मैं फिर भी सोचा कि ठीक है, इधर उधर लेकर चला गया मैं मम्मी को। एक हॉस्पिटल है, वो नाम नहीं ले रहा, उस हुँ, हॉस्पिटल हुँ, लेकर हुँ, चला हुँ। गया। तो वो डॉक्टर ने बोला कि अगर तू बाय एनी चांस कल अगर तेरी मम्मी को भी लेके आ जाता तो हम तेरी मम्मी को नहीं बचा पाते, क्योंकि फंगस इतना बढ़ गया था। तो फंगस उन्होंने निकाला ऐसे कि इधर साइनस में फंगस था, हुँ, तो उन्होंने मुंह के अंदर ऐसे छेद करके फिर फंगस सिरिंज से निकाला, ऐसी चीज़ हुई। तो डॉक्टर ने कह दिया कि अगर तू है ना बाई चांस अगर एक दिन भी लेट होता तो हम नहीं बचा पाते। मैंने ये बात घर पे बताई कि देखो ऐसा बोला है डॉक्टर ने। तो सब लोग बोले कि चलो अच्छा है, अपना इंसान बच गया। तो फिर वो जो वॉर थी हमारी 4-6 महीने चली, वो इंजेक्शन के लिए फिर मैं भाग रहा था। इंजेक्शन मिला नहीं, रोज़ 5 इंजेक्शन लगाना है। वो इंजेक्शन की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 350 रुपये थी एक इंजेक्शन की, लेकिन उस दौरान उस इंजेक्शन की कीमत थी 25,000 रुपये का एक इंजेक्शन, और वो मिल नहीं रहा था कहीं पे भी। हुँ। तो 25,000 रुपये का इंजेक्शन, फिर मैंने रीट्वीट करवाया, मेरे लोगों ने करवाया, सब लोगों ने करा। फिर मुझे सोनू सूद सर से 12 इंजेक्शन मिले, और 12 इंजेक्शन तो सारे डॉक्टर लोग बोलते हैं कि यार ये गजब इंसान है, ये कहाँ से लेकर आ रहा है इंजेक्शन। तो उस हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस वाले करीबन 20 पेशेंट थे, तो उन्होंने बोला उस वक्त लग रहा था इंजेक्शन का, एक दिन का 25,000 रुपये और 5 इंजेक्शन लग रहे हैं, तो सोचो कितने रुपए लग रहे होंगे। तो मैं कर रहा था टिकी पे वीडियोस अपलोड उस वक्त, रेगुलर हॉस्पिटल में मम्मी के साथ रहता, और साथ-साथ कंटेंट भी बना रहे थे। कंटेंट भी बना रहा। मैं जाता था, मम्मी थी एडमिट इंदौर में, और मैं जाता था उज्जैन, यानी कि मेरे घर से 50 किलोमीटर दूर। मैं दो थोड़ी, और हॉस्पिटल में मैं अकेला रहता था। थोड़े टाइम बाद जब मेरी मौसी ठीक हो गई, तो मौसी आने लग गई, और मौसा जी को रखते नहीं थे क्योंकि मौसा जी को शुगर है। हुँ। तो मौसी ठीक हो गई कोविड से, तो मौसी और मम्मी साथ में रहते हैं। उस बीच में मैं घर जाता था नहाने के लिए और खाना वाना लेकर आने के लिए। तो मैं तब जाता, नहाने से पहले एक वीडियो बनाता, डालता, और फिर वापस आ जाता। 2-3 वीडियो ऐसे स्टॉक पे रखता, नहीं जाना हो तो इधर बैठ के डाल दूंगा। और उस वीडियो से मुझे आते थे, टिकी पे रहता था कि वीडियोस वीडियोस का मिल रहे हैं, वीडियोस के पैसे, और उन्होंने सैलरी बेसिस पे रख रखा है मुझे, अच्छा। कि 35-40,000 मिल रहे हैं, और अगर हाँ, मैं लीडर बोर्ड पे रहा तो मुझे 1 लाख भी मिलेंगे। तो ओके। मैं लीडर बोर्ड पे अपने आप को मेंटेन रखता था, वीडियोस रोज डाल के, ज़्यादा वीडियो डालता था। तो मैं एवरेज 60-60-50 निकाल लेता था उससे, 60,000-50,000। तो वो सारी चीज़ें बचा बचा के हॉस्पिटल का खर्चा भी निकला थोड़ा। फिर उस वक्त इतने लोगों ने हेल्प करी है, मैंने सोचा था कभी बड़ा हो जाऊंगा, ये सब बोलूंगा, तो ये बोलने के लिए 3 से 4 साल लग गए। तो नहीं आदि सच में बड़ा हो गया है, हैं? तो फादर थे एक निर्मला कॉन्वेंट स्कूल के, उन्होंने मम्मी के लिए कुछ 6 से 8 लाख रुपए रेस किए थे फंडिंग में। हुँ, बहुत सारे लोगों ने फंडिंग रेस करी बिना कहे कि ये ऐसा कोई इंसान है, उसको रेस करना है। तो उन लोगों के लिए तो मैं लाइफ टाइम थैंकफुल रहूँगा कि तुम लोगों ने ऐसे मुसीबत में हेल्प करी। फिर घर वालों ने भी, सब लोगों ने जितना था हम लोगों के पास था, तो हम लोग आ गए थे 50-60 लाख रुपए उधारी पे, हुँ, बहुत। तो हमारे पास कुछ है नहीं अभी पैसे, मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ। तो हमारे पास एक लास्ट उम्मीद थी, हमारा जो घर है जो मम्मी ने लाइफ टाइम बचा बचा के बनाया, तो हमारा घर था, उसकी कीमत होगी लाइक, उस डेट के हिसाब से उस घर की कीमत होगी 80 लाख टू 1 करोड़, और हमने उस घर को सिर्फ 50 लाख में बेच दिया, जस्ट हम लोगों ने जो उधारी ले रखी थी लोगों से, उसको वापस करने के लिए। और ये मम्मी ने सब मम्मी को ये भी ऑफर किया गया था कि है ना तू एक काम कर, तू सब लोगों को ये बोल दे कि है ना तुम बैंक करप्ट हो गए, तुम्हारे पास घर कुछ भी नहीं है, हुँ, और घर तुम अपने घर के किसी रिश्तेदार के नाम पे कर दो, ऐसा ऑफर आया। तो भी वहाँ पे मम्मी ने ये चीज़ रिजेक्ट कर दी कि नहीं, जिन लोगों ने हमारे बुरे वक्त में मदद किया है ना, हमको उनको ऐसा धोखा नहीं देना, और ऐसी चीज़ करनी ही नहीं। तो हम लोगों के पास हमारी लास्ट जमा पूंजी थी हमारा घर, हमने उस घर को बेच दिया 50 लाख में। और उससे जितना भी था, और अभी तो है जो सारी बाकी उसके ऊपर का मैंने क्लियर कर दिया जैसा था।
जो लाइफ टाइम जो मम्मी ने कमा कमा के घर बनाया, जितना भी करा सब वहाँ ज़ीरो हो गए। और जिस दिन वो घर बेचा और ऐसे हम्म। चाबी दी, हम्म। उस दिन मेरे पास मैसेज आता है टिकी का कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है, इसके आगे हम आपके साथ काम नहीं करना चाहते। तो वो एक सिर्फ मदद थी भगवान की कि इस टाइम अगर तेरे को सर्वाइव करना है आदि या कुछ करना है तो तेरे पास ऐसा होना चाहिए। और मैं झूठ नहीं कह रहा, लिटरली सेम डेट पे मेरे पास मैसेज आता है 27 मार्च कि टिकी का कि ब्रो आपका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ ख़त्म करते हैं, अब इसके आगे हम लोग काम नहीं करेंगे। घर बेचा, चाबी बस दी है, घर खाली करा और मैं बैठा हुआ वापस टेंशन में कि अभी तक तो पैसे आ रहे थे, अब तो सेविंग्स भी नहीं है, क्या करूँगा। और मैं बहुत रिस्क लेने वाला इंसान हूँ, बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेता हूँ मैं, क्योंकि देख लिया है कि है ना, रिस्क नहीं लिया तो फिर वो गया तो गया, हुआ तो हुआ, ठीक है। फिर मेरे पास था, मैंने बोला था कि अगर मेरी मम्मी बच जाएगी तो मैं चले जाऊँगा केदारनाथ। हम्म। मेरे पास सिर्फ 3,000 रुपये और मैं विदाउट एनी टिकट हम्म। जनरल में बैठ के मेरे 2-3 दोस्तों के साथ मैं चला गया केदारनाथ। है। चढ़ के गया बिल्कुल पैदल, और वहाँ जाके मैंने मत्था टेका और उन्होंने बोला कि इतना बचा लिया, आगे आप बचा लेना, फिर मैं नीचे आता हूँ। बहुत सारे चीज़ें चेंज हो गई लाइक घर पे। तो ऐसे ही कह रहे थे, मेरे घर वालों को भी कह रहा था, फिर ऐसे रिश्तेदारों में, हमारे आस पड़ोस के लोग, ये लड़का तो वीडियो बनाता है, ये कुछ भी नहीं कर रहा है लाइफ में, क्या ही करेगा, इसका तो कुछ है ही नहीं, क्या ही कर लेगा ज़िंदगी में, ऐसी सारी बातें आ रही थी। घर बेच दिया, अब तो रोड पे आ गए हैं, और ये वीडियो बनाता है, इससे तो हमें कुछ उम्मीद ही नहीं है। ऐसे हमारे आस पड़ोस वाले लोग कह रहे थे। बट तो मम्मी ने कभी कुछ नहीं बोला? नहीं, मम्मी को कभी बोलती ही नहीं मुझे। अभी मम्मी की हेल्थ कैसी है? अभी मम्मी बहुत बढ़िया, एकदम हष्ट पुष्ट चंगी। एकदम हाँ, तंदुरुस्त? एकदम। मिलाओ मम्मी को फोन, फिर वाई वाई व्हाट्सएप कॉल कर लो आप। रुको। कुछ अब उसके बाद से मम्मी से कभी प्यार से कुछ बात करी, कुछ बोला है मम्मी को? बोला है, हमेशा प्यार से ही रहता है, मैं गुस्सा भी कर देता हूँ मम्मी हाँ। को। थोड़ा ऐसा रहता है कि मैं अब थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो रहा हूँ ना हम्म। चीज़ों को लेके, तो मम्मी को भी लगता है कि क्या है, दिन भर ऐसा रहता है। क्योंकि पहले हाँ। में बहुत, देखो मम्मी। हेलो। नमस्ते आंटी। नमस्ते। कैसे हो आप? बस बढ़िया। आदि को कुछ बोलोगे? आदि आपकी तारीफ कर रहा है बहुत। हम्म। आदि है, बहुत अच्छा बेटा है। अरे वाह। मैंने कहा कि आप देखते हो परम भैया का पॉडकास्ट। देखती हूँ मैं, इसने मेरे को बताया था ना कि परम, तो मैंने तो उसको पूरा सरनेम सहित बता दिया। नहीं, मुझे तो अभी अभी आपका और आदि का डिस्कशन चल रहा था, तो मैंने सोचा आंटी को फोन मिलाया जाए और आंटी को देखा जाए, बात करे जाए आंटी से। हाँ। क्या बोलोगे आदि को? ये तो बहुत समझदार है आदि 22 को, साल की एज में भी। हाँ, आदि बहुत समझदार बच्चा है। भगवान सबको ऐसे ही बच्चा दे, सब माँ बहुत खुश होगी ऐसे बच्चे पाने से। आपने आदि को क्या क्या खिला कर बड़ा किया जो इतना समझदार है ये? कुछ नहीं, उसने मेरे दर्द दुख को देख के बड़ा हुआ है, तो फिर वो अच्छा ही होगा ना। अरे वाह। चलो, ठीक है आंटी। ओके, लव यू। लव यू टू। माँ है, इमोशन हो ही जाती है यार, हाँ, है? वो तो है। भाई फिर क्या सिचुएशन हुई? फिर मैंने बहुत लाइफ का बहुत बड़ा रिस्क लिया। हम्म। मेरे सेविंग्स में मैंने थोड़ा बहुत ऐसा काम करा, मैं काम कर रहा था लोगों के साथ, मैं लोगों की सोशल मीडिया प्रोफाइल मैनेज करता था। उससे पहले मेरा प्रोफेशन तो आपको मैं बताऊंगा बहुत, अभी इसके बाद बताऊंगा मैं भाई मैं तो प्रोफेशन वही वाली बात। सोच रहा हूँ, वीडियोस भी बना रहे हो, उधर फैमिली भी मैनेज कर रहे हो, हाँ, फिर लोगों के इंस्टाग्राम ये भी सब मैनेज कर रहे हो। मैनेज भी करता था, और मैंने मेरे दोस्त की कंपनी में एज अ इंटर्न में जॉब कर रहा था। और उसने भी देखी थी कि ठीक है, हेल्प वेल्प करना है, उसने भी हेल्प करी। हम्म। अ, उस चीज़ में, जॉब वॉब वाली चीज़ में मैं उसके इसमें जॉब कर रहा हूँ, उसमें भी सोशल मीडिया मैनेज कर रहा हूँ। मेरा दोस्त है आर्यन। आर्यन अच्छा, मतलब एंटरप्रेनर है बहुत हो बड़ा, गया। वो मेरे से भी छोटा है लेकिन करोड़पति है, और मैंने उसको ज़ीरो से देखा है। क्या बात है तो यार। वो बंदा है, उसने भी उस वक्त मेरी मदद करी थी कि आदि भैया आप जॉब मेरे इधर जॉब कर लो, मैं देता हूँ। फिर मैंने उधर थोड़ी देर काम किया, फिर थोड़े टाइम बाद काम करने के बाद फिर मैंने सोचा कि यार ये जॉब मेरे लिए रखी नहीं है, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि जॉब जो जॉब करेगा, मैं उसके लिए बना ही नहीं हूँ, क्योंकि बन जाता है ना इंसान जॉब पे, और मैं वो बनने वाला इंसान नहीं हूँ। बट ये कौन समझा रहा था तुमको यार? वो समझ में आ जाती है चीज़ें बस। अभी 22 साल के हो, हाँ, उस समय 18 साल के थे, 20, फिर उस वक्त 20 तो के हो 20, गए, दो हाँ। साल का वो गैप हो गया। 20 साल में इतनी समझदारी, आ जाती है बस। वो जिम्मेदारी सिखा देती है ना। जिम्मेदारियाँ हो गई, सिचुएशंस हो गए, इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है, बहुत कुछ, ये मैंने देखा है। और जब तुम अकेले लड़ रहे हो ना किसी पॉइंट में ज़िंदगी के, तब तुमको
सबसे ज़्यादा नॉलेज तुमको तभी मिलेगी। सबसे ज़्यादा अगर तुम्हारा दिमाग खुलेगा जब तुम अकेले लड़ोगे उस चीज़ को लेके, तभी खुलेगा। अकेला तो बहुत पड़ जाता है इंसान, तो वो लोग रहते हैं कि मैं गया था शो में, तो मैं वहाँ थोड़ा रो दिया, क्योंकि ऐसा हुआ था, किसी ने वहाँ पे पोक कर दिया था मेरी पास्ट लाइफ के बारे में, मेरी औकात के बारे में। हम्म। तो वो औकात जो वर्ड है ना, वो मुझे इतना हिट करता है मेरी लाइफ में, कि मैंने हर लाइफ के अभी तक के फेस में यही सुना है कि इसकी औकात नहीं है, और मैं उस चीज़ को बिल्ड कर रहा हूँ। अगर मैं उस चीज़ को बिल्ड कर रहा हूँ ना, ऐसे एक के ऊपर एक ईंट लगा रहा हूँ, उसको बिल्ड कर रहा हूँ, और कोई आके कहेगा कि भाई इसकी औकात नहीं है, तो वो टूटने में देर नहीं लगती, वो ऐसे टूट जाती है कि भाई तुम एक बंदे का सपना, वो अगर वो इतना बना रहा है, एक शब्द कह दोगे तो वो टूट जाएगा, दिल टूट जाएगा। तो अगर वो वर्ड पे इंसान रो रहा है, जैसे मैं, किसी ने मुझे शो में कह दिया था, ऐसी औकात वाली बात कह दी थी, हम्म। तो मैं रो दिया था, तो सब हम्म। लोग बाहर उस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं कि ये तो पूरे टाइम रो रहा था, ये रो रहा था। अगर रोना ही एक्सप्रेस करना होता है, मतलब मैं तो एक्सप्रेस कर लेता हूँ ऐसी चीज़ें, क्योंकि है ना, मैं अगर अंदर रखूंगा ना, तो मेरे अंदर एक चीज़ ऐसे आ जाएगी, नफरत, और मैं वो नफरत किसी से नहीं कर सकता। बट वो तो शो था ना, अगर आप वहाँ पे शो उसके हिसाब से नहीं प्ले करोगे तो। वो मैं अकेले में जा भी रो भी रहा था ना, तो मैं अकेले रो रहा था, ऐसे किसी के पास नहीं। हम्म। मैं अकेले जाके रो रहा था, कुछ भी हो, मैं वॉशरूम में भी हूँ, बैठा हूँ, अकेले रो रहा था। किसी ने देख लिया, सब लोग उधर मजाक उड़ा रहे हैं, बाहर वाले लोग तो ऑब्वियस से देखेंगे ही। मैं अगर वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा ना, जैसे अगर आज आपको मुझसे नफरत है, ठीक है, अगर आप मुझे कहोगे नहीं, आप मुझे एक्सप्रेस नहीं करोगे, अपने अंदर ही अंदर रखोगे, मैं आपके आमने सामने घूमूंगा, तो आप इंटरनली उस चीज़ को हेट ही रखोगे। प्यार तो होगा नहीं आपको हम्म। किसी मोमेंट में। उसको निकाल लिया बाहर, तो एक पॉइंट आएगा कि एक सॉफ्ट कॉर्नर बनी जाएगा कि ले ठीक है भाई, वो शायद वो मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि मैं एक्सप्रेस कर लेता हूँ चीज़ें, मैं नहीं निकाल पाता, मतलब बता नहीं पाता लोगों को कि भाई ऐसा ऐसा है। मैं समझा ही नहीं पाऊंगा वाली बात, क्यों रो दिया, हम्म। या मैं मेरे साइड से ऐसा है कि मैं किसी को हर्ट करते हुए नहीं देख सकता, मैं किसी को नहीं हर्ट कर सकता। जैसे अभी कोविड के टाइम पे भी था, मैं आपको बता रहा था भाई, 2,000 रुपये इंजेक्शन था। मैं इतना उस वक्त तो छोटा ही था, बेवकूफ़ ही था, तो किसी ने बोला कि ये ना, ये बहुत बता रहा हूँ सीन, घर पे हम्म। किसी को बता दिए, इन्होंने बोला इंजेक्शन मिलेगा, 20,000 रुपीज़ लगेंगे, उसमें हम आपको 20 इंजेक्शन दे देंगे। हम्म। तो मैंने बोला कि ठीक है, तो मैंने 20,000 रुपये डाल दिया उसको, और 20,000 रुपये डाले, उस बंदे ने फ़ोन वोन बंद कर लिया और बैठा रहा, और मैं बैठा हुआ हूँ, मैं जब फक, पैसे उड़ गए। तो उसके बाद भी मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं खा नहीं रहा हूँ कुछ, मैं पेट्रोल वेट्रोल भी वो ऐसा कुछ जितना भी लग रहा है गाड़ी में, पेट्रोल ही लग रहा है, दिन भर में मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ। हॉस्पिटल में मैं अकेला रहता था, हॉस्पिटल में ऐसा सीन था कि बेड वेड मिलता नहीं, मम्मी थी आईसीयू में, हम्म। तो मम्मी आईसीयू के अंदर, मैं हॉस्पिटल के बाहर, आईसीयू के गेट के बाहर एक टांग ऊपर रख के ऐसे खड़ा रहता था पूरे टाइम, ऐसे, और देख रहा था कि अभी कोई पेशेंट बाहर निकल रहा है तो उसके नाक से खून आ रहा है, उसके कान से खून आ रहा है, क्या हो रहा है, कोविड है। अब कोविड है तुमको, तो पेशेंट को काट क्यों रहे हो, ये बहुत बड़ा सवाल था। तो डर था बहुत कि अंदर से जो पेशेंट आ रहा है उसकी कान से खून, नाक से खून, बॉडी में कट लगा हुआ है, पन्नी से बांध रखी है, तो ये सारी चीज़ें भी हो रही है, और मैं ये सारी चीज़ें रोज़ देख रहा हूँ। फिर मैं घर जाता तो कोई मेरे से लिफ्ट मांगता, मैं लिफ्ट दे देता, क्योंकि वो बंदा भी परेशान होगा कि यार ठीक है, वो बता नहीं पा रहा है, इसे चल के जा रहा है, हम्म। हाईवे में चल के जा रहे हैं लोग, उनको लिफ्ट दे रहा स्कूटी से। फिर ऐसा हुआ था, मेरे पास ना बहुत एक भगवान वाली चीज़ भी हुई थी कोविड के फेस में। मेरे पास, मैं खाने के लिए बैठा हूँ, मेरे पास पैसे ऐसे है नहीं, मैं खाने के लिए बैठा, दो छोटे बच्चा है, बोले भैया बहुत भूख लग रही है, कुछ खाया नहीं। मैंने बोला अरे यार छोटे बच्चे, फिर इमोशनल कर दिया मुझे, फिर हम्म। मैंने दोनों को दिया खाने के लिए। मैं वहाँ पे वो फिर 2020 वाला बिस्किट वो खाया, उतने में फिर मेरे पास फ़ोन आया कि तुम्हारी मम्मी को वार्ड में बुला दिया, तुम जाओ वार्ड में। तो मम्मी को वार्ड में शिफ्ट किया था। उससे पहले भी मैंने फ़ाइट करी थी बहुत, ये बोल के कि मैं ना इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं वीडियो बना के डाल दूंगा अगर तुम मेरी मम्मी को आईसीयू से बाहर नहीं निकालोगे तो। मम्मी का फ़ोन आया था एक्चुअली आईसीयू से, आया आया फ़ोन, बोले कि यहाँ पे ना डॉक्टर लोग हैं, ये मुझे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और कोई ना इंजेक्शन लगा देते हैं और फिर मैं बेहोश हो जाती हूँ, तू आजा मुझे निकाल ले यहाँ से। नर्स से फ़ोन छीन के उन्हें फ़ोन लगाया। मैं लड़ गया, मैं बिल्कुल आईसीयू के अंदर घुस गया, जहाँ पे कोविड वाले पेशेंट थे। हम्म। अंदर खड़ा हो गया और मैं बोल रहा हूँ कि मैं तुमको पता नहीं कि मैं मेरे 1 लाख फॉलोअर्स में मेरा हॉस्पिटल गिरा सकता हूँ, इतनी इतना रखता हूँ मैं। तो उन लोगों ने फिर मेरी मम्मी को वार्ड वार्ड में शिफ्ट किया। तो उस पॉइंट पे भी लाइफ में ये था कि मैं किसी का भी बुरा करके आगे बढ़ सकता हूँ चीज़ों में, किसी के लिए बुरा कर लूँगा तो वो शायद मेरा अच्छा हो जाएगा, लेकिन मैंने उस पॉइंट में भी यही सोचा कि यार नहीं करना किसी का बुरा। तो एट द एंड अगर उस पॉइंट में मैंने किसी का बुरा नहीं किया ना, तो मेरी मम्मी बच गई। और जो लोग एक्चुअली किसी का बुरा कर रहे थे उस पॉइंट में, जैसे
हॉस्पिटल के टाइम में वो तो उनका लुकआउट रहता है लड़ाई वड़ाई वाला, जो भी हो वो अपने पेशेंट को देख ही नहीं रहे, वो अकेला पड़ा हुआ है, घूम रहे हैं इधर उधर, आ नहीं रहे हैं। हॉस्पिटल में मैंने देखा है कि एक अंकल थे, अंकल अकेले, वो भी कोविड वाले और ब्लैक फंगस वाले, तो उनके पेरेंट्स आए नहीं, जो भी उनके घर वाले थे कोई भी नहीं आया, वो बैठ के रो रहे हैं। मैं मेरी मम्मी के पास में, मम्मी बात नहीं करती, मम्मी के पास में बैठा रहता, तो वो अंकल ने मुझे एक बात बोली कि तू लाइफ टाइम ऐसे ही रहना, अच्छा इंसान है, तो देख मेरे 4 बेटे हैं, मेरे 4 बेटों में से एक भी नहीं आया मेरे पास, तू तेरा कोई भाई बहन है? मैंने बोला नहीं मैं अकेला हूँ। बोला, ऐसे ही रहना। मैं भी ना तुम्हें यही बात बोलने हाँ। वाला था भाई, जो इंटेंट के साथ आप अपनी ये जर्नी शेयर कर रहे हो, यही इंटेंट रख के ना लाइफ में ग्रो करना। वो तो करना ही है। कभी साला किसी के लिए चेंज होने की जरूरत नहीं है। हाँ। चलो अब आ जाते हैं करंट सिचुएशन पे, अभी कैसी लाइफ चल रही अभी है? तो प्लेग्राउंड कर लिया है, जैसे मैंने बताया हम्म, स्टार्टिंग में कि अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं, कुछ बुरे कमेंट्स भी आ रहे क्या हैं। बुरे कमेंट्स वालों के लिए कुछ बुरे है? कमेंट्स तो कह रहे हैं लोग कि तुमने थप्पड़ क्यों नहीं मारा, वापस से क्यों नहीं मारा। मारना तो चाहिए था। देखो नहीं, पर मैंने उस शो की बहुत रिस्पेक्ट रखा एक्चुअली। हम्म, मैं उस तरीके से प्रोफेशनल हूँ कि अगर मैं किसी शो में जा रहा हूँ, हम्म, आज मैं आपके स्टूडियो में आया, अगर आपने मुझे कुछ बोल दिया तो ठीक है अपना, आपने मुझे मार दिया तो मैं अगर मारूंगा तो हाथापाई होगी, तो कल को आप मुझे किसी भी शो में बुलाओगे आपके? हम्म। नहीं बुलाओगे ना। तो वो एक्चुअली अमेजॉन मिनी टीवी जो है मेरी लाइफ का सबसे बड़ा, अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो वो ये है ये कि मिले, ये अपॉर्चुनिटी मिली कैसे? मैं इसके लिए 2 साल से कर रहा था, बहुत मेहनत करी थी मैंने। बताओ बताओ क्या क्या किया? जैसे मैं मुंबई में था, मैंने आपको बताया ना कि मैंने कार खरीदी, मैंने अभी बताया नहीं, तो सब लोग ऐसा कह रहे थे, तो मैंने कार खरीदी थी। अब कार खरीदने के बाद मेरे पास अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपए थे, मैंने कार इसलिए खरीदी थी, रिस्क टेकिंग फैक्टर है मेरा। कार इसलिए खरीदी ताकि लोग ये ना बोले कि आदि कुछ नहीं कर सकता। मैंने कार ली, कार लेने के एग्जैक्ट 2 दिन बाद मैं था मुंबई में, मेरी कॉलेज थी, और 2 साल कोविड के कारण कॉलेज लगे नहीं। हम्म, तो एग्जैक्ट 2 दिन बाद मैं कार वाले लेके कार में बैठा हुआ हूँ, फोटो वोटो खींच रहा हूँ, फ़ोन आता है, बोला कि आदित्य, बोला यस, वी आर फ्रॉम पिल्ली कॉलेज एंड वी वांट यू एट आवर कॉलेज इन जस्ट 2 to 3 days, आप हमारे कॉलेज में आ जाओ, हम्म, अब आपके ऑनलाइन सेशंस नहीं होंगे, सारे हाँ, ऑफलाइन सेशन होंगे। हम्म। मैं बोला अकाउंट में पैसे ही नहीं, क्या करूँ मैंने इतना बड़ा रिस्क तो ले लिया है, कॉलेज ऑफलाइन है, मतलब ऑफलाइन है सोच के रिस्क तो ले लिया है, मतलब ऑनलाइन हो रहा है, कॉलेज की सारी पढ़ाई ऑनलाइन ही, इतना बड़ा रिस्क ले लिया। मैं बैठा हुआ हूँ, मैं 15 मिनट घर पे बैठ के गाड़ी में बैठ के बस सोच रहा हूँ, इतना बड़ा रिस्क ले लिया, ये कार ले ली है, जितना अकाउंट में था सब खाली। हम्म, फिर मैं अंदर गया, मैंने बोला मम्मी कॉलेज से फ़ोन आया है, बोले कि कॉलेज में आओ, अब ऑनलाइन नहीं होगा, सब ऑफलाइन है, तुमको वहाँ आके पढ़ना है। तो वहाँ का खर्चा मैं देख रहा हूँ कि मैं वहाँ मुंबई जाऊँगा तो मेरा 30 से 40 हज़ार फिक्स डिपॉजिट चाहिए ही चाहिए, किसी भी घर में रहूँगा। फिर वहाँ का रेंट अलग, खाना पीना अलग, कॉलेज का फीस अलग, और मैंने मेरी कॉलेज की फ़ीस भी खुद ही भरी है, ऐसा नहीं कि घर वालों ने भरी है। मैंने मेरी जितनी भी मैंने पढ़ाई करी थी, मैं वीडियोज़ बनाता था, मेरी कॉलेज की ज़्यादा फ़ीस होती भी नहीं थी, तो एक बार में मैं भर देता था, 30 to 50,000 होती थी, तो मैंने भर दिया। अब मुझे चाहिए 1.5 लाख रुपए, मैं क्या करूँगा, पैसे नहीं है। मैं बैठा हुआ हूँ, सोचा, फिर मैंने उस वक्त टेकी वीकी ऐप नहीं था, फिर एक और ऐप आया था, उसके लिए मैंने थोड़ा बहुत काम किया, मैं उसमें वीडियोज़ डाल रहा था, बहुत कम पैसों में वीडियो डाल रहा था। फिर लोगों को वीडियो रिकॉर्ड करके एडिट करके दे देता था मैं कि भाई तुम लो, मैं तुमको एडिट करके दे रहा हूँ। तो ऐसे करके मैंने एक हफ्ते के अंदर एवरेज एवरेज पूरी मेहनत करके 50-60 हज़ार रुपये इकट्ठे कर लिए, और थोड़े बहुत मैंने इधर उधर से दोस्त से ले लिए, और मैंने उनको वापस भी कर दी कि भाई ठीक है मेरा हो गया काम 50 में। फिर मैं गया मुंबई, मैंने उस बंदे से मेरा घर लिया वहाँ पे 30,000 वाला, तो उनसे मैंने बोला इतना है नहीं, आप 20,000 में मान जाओ, मैं उधर सर्वाइव कर रहा हूँ उस चीज़ को लेके। फिर ऐसे ऐसे करने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो मैं जैसे जॉब वॉब वाली चीज़ हो गई, इसके लिए हो गया, मतलब भागा दौड़ी कर रहा हूँ। फिर अब क्या क्या बताओ यार, वाली बात है, छोड़ो। क्या क्या कुछ पर्सनल है ज्यादा? नहीं पर्सनल नहीं है, हाँ, बस ये कि वो बहुत गंदा डाउनफॉल था लाइफ का। मतलब उस वक्त पैसे नहीं है, मैंने रिस्क ले लिया, ये कर लिया वो कर लिया, और मैं एक टाइम पे सुबह वड़ा पाव खा रहा हूँ और रात को वड़ा पाव खा रहा हूँ, घर वालों को बता ही नहीं रहा। घर वाले बोलते खाना खा लिया, बोला हाँ खा लिया, पेट भर के खा लिया। क्या खाया? दाल चावल खाया, खिचड़ी खाई, ये खाई वो खाई, और मैं खा रहा था वड़ा पाव। कॉलेज में एक वड़ा पाव और शाम को एक वड़ा पाव, और घर पे आके सो रहा, कोई पैसे नहीं है। तो जैसी सारी चीज़ें शुरू हुई, धीरे 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 जैसे काम किया वहाँ पे, आया प्लेग्राउंड का कॉल एक बार लास्ट सीज़न 2 के लिए, बोले कि आप सेलेक्ट हो गए, आप वीडियो भेजो। मैंने वीडियो भेजी, मैं बोला कि यार बहुत बढ़िया मज़ेदार है, जाना है इस सीज़न में तो जाना है, प्लेग्राउंड 2 में तो जाना ही जाना है। मैंने वीडियो वीडियो बनाई और उनको भेजी,
और उन्होंने बोला कि हाँ, आपका एक राउंड क्लियर हो गया, आप सेलेक्ट हो गए हो, तो अभी एक और राउंड के लिए आपको कॉल लगाएंगे। तो वो एक और राउंड का कॉल आ गया, तो उन्होंने भी बोला सेलेक्ट हो गए हो। थर्ड राउंड का था, मुझे लगा इन्होंने, मैं 2 राउंड अगर क्लियर कर चुका हूँ, थर्ड भी हो ही जाएगा। तो मैंने सारा बोरिया बिस्तर बिस्तर जितना भी सामान था सब खाली करा, हाँ। मुंबई छोड़ा और मैं चला गया वापस उज्जैन। और मेरे पास पैसे नहीं उस वक्त भी, तो वो तो फिक्स डिपॉजिट से मेरे पास 20,000 आए। तो उससे मैंने मेरा सामान शिफ्ट करा, मैं चला गया। मेरे पास एक लैपटॉप था, मैंने मेरा लैपटॉप बेचा। मैकबुक था मेरे पास, वो भी मम्मी ने दिलाया था, तो वो बेचा और मैंने गेमिंग लैपटॉप खरीदा ताकि मैं थोड़ा गेम वेम खेल सकूँ। फिर मैं वहाँ गया तो उन्होंने बोला कि स्लॉट्स फुल हो गए, आप इस बार अगर कुछ वाइल्ड कार्ड का होता है तो हम तुमको तब बुला लेंगे। तो मैं बोला कि अरे यार शिट, मैंने मुंबई छोड़ दिया। वहाँ दोस्तों ने इतनी हेल्प करी, जैसे वहाँ पे अटेंडेंस, उस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ता नहीं था, मैं सिर्फ एक्टिंग कर रहा हूँ थिएटर, क्योंकि वही चीज़ करनी है। वहाँ पे भी पढ़ाई नहीं करी हुँ। मैंने। और ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं, मैंने एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ के मैंने एग्ज़ाम भी क्लियर कर ली। कल एग्ज़ाम है, 12-1 बजे एग्ज़ाम होती थी, मैं सुबह 9 बजे उठता था, मेरे दोस्त से पूछता था तूने क्या क्या पढ़ा, एक ब्रीफ दे दे, और वो मैं अपने भाषा में लिख के देता था। और मुझे मेरे दोस्त से ज़्यादा नंबर आ गए। वो मुझे गाली दे रहा कि तू पढ़ के आता था और तू मेरे को बोलता था कि तूने पढ़ाई नहीं करी और तू मेरा बेवकूफ़ बनाता। मतलब नहीं भाई, जो तूने पढ़ा वही लिखा मैंने और कुछ नहीं। तो वो अलग बुरा मान के बैठ गया। तो फिर मेरे दोस्तों ने उस पॉइंट में बहुत हेल्प करी। वो अटेंडेंस वाली चीज़ होती थी तो चुपके से अटेंडेंस लगा देते थे। अभी तो डिग्री मिल गई इसलिए बोल सकता वाली बात है। तो हुँ। अटेंडेंस लगा देते थे। तो मैंने 1 साल सीज़न 2 के लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था कि मैं वहाँ जाऊँगा तो उस वक़्त तो मेरी आपको मैं फ़ोटोज़ दिखाऊँगा, आप बोलोगे कि ये तू है, लग ही नहीं रहा। क्योंकि मेरा वेट उस वक़्त होगा 45-50 और अभी जाके थोड़ा वेट बढ़ा है मेरा। मैं एवरेज एक्चुअल वेट मेरा 45-50 था, मैं बहुत पतला था। तो वो स्ट्रेस की वजह से था, वहाँ पे खान-पीन की वजह खाता से ही था? नहीं था ना मैं। मैं फ़ोटो दिखाना ज़रा। आपको फ़ोटो दिखाता हूँ ना, मैं खाता नहीं था वहाँ कुछ। हाँ। और दूसरा कि मेरे पास ना वो, रुको मैं फ़ोटो दिखाता हूँ, आप खुद बोलोगे कि तुम लग ही नहीं रहे हो। बहुत, बहुत ज़्यादा पतला था मैं। क्योंकि हॉरर स्टोरी के पीछे की क्या कहानी है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे? हॉरर भी बताऊँगा, डिवोशनल भी बताऊँगा आपको। बताओ, बताओ। देखो, डिवोशनल बताता हूँ, ये कोविड के फेज़ के टाइम पे, एक छोटी-सी कहानी है ये। हुँ। तो ऐसा रहता है कि मैं, मेरी मौसी और मेरी मम्मी, और एक और चीज़ है मेरी जो लाइफ में मेरी मम्मी ने एक और बात बताई थी, इससे मेरे जो इंटरव्यू था, तो उसमें मम्मी ने बात बोली थी, आदि ने पैदा होने में भी बहुत संघर्ष किया है, तो उसकी भी कहानी है। तो पहले आपको पहले बताता हूँ। तो कोविड के टाइम पे मैं, मेरी मौसी और मेरी मम्मी हॉस्पिटल में थे अकेले। तो मेरी मौसी एक पंडित जी से बात करी थी, बोल रही थी कि ना नारियल चढ़ाना है हनुमान जी के मंदिर में या फिर राम जी के मंदिर में नारियल चढ़ा कर आना है। तो रात के करीबन 8-9 बज रही है। हुँ। बिल्कुल। तो हुआ ये, मैं कोविड के टाइम पे सब दूर लॉकडाउन। हुँ। पानी रखा अगर चाहिए तो पी लो। हाँ, हुँ। कोविड के टाइम पे सब दूर लॉकडाउन। हुँ। हम लोग बिल्कुल ऐसे बैठे, तो मैं बिल्कुल निकला हॉस्पिटल से बाहर, और निकलते से ही बेमौसम बारिश भी होने लग गई, आंधी तूफान, हुँ। बिल्कुल ऐसे हवा आ रही है। हुँ। मेरी गाड़ी जा रही है ऐसी, स्कूटी एक्सिस थी, और हवा आ रही है ऐसी, पतरा उड़ रहा है, लोग खड़े नहीं हो पा रहे, और मैं उस अलग, मतलब इधर से आंधी आ रही है तो मैं बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जा रहा हूँ। मैं बिल्कुल सीधे 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 गया और मुझे मंदिर नहीं मिल रहा। मैं एक ऑटो वाले भैया थे, मुस्लिम थे वो एक्चुअली। उन्होंने बोला क्या चाहिए बेटा? मैंने बोला कि नारियल चाहिए, मंदिर में चढ़ाना है। तो उन्होंने बोला कि यार नारियल तो मिलेगा नहीं। फिर वो अचानक से वो निकल गए, फिर उसके बाद वापस से पलट कर आए, बोले कि चलो मेरे साथ। फिर मुझे किसी के घर लेकर गए, स्कूटी में था मैं। तो घर लेकर गए और उन्होंने घर में से मुझे नारियल दिलवाया, और नारियल लेके मैं चला गया मंदिर ढूंढने। मैंने उनको थैंक यू बोला, बोला ठीक है थैंक यू, और मैं पीछे पलटा तो वो ऑटो में तो वो तो चले गए, गायब हो गए। फिर मैं मंदिर ढूंढ रहा हूँ, मंदिर ढूंढते ढूंढते मुझे एवरेज आधे घंटे हो गए होंगे, कहीं मंदिर नहीं मिल रहा। लोकेशन पे भी ढूंढ रहा हूँ राम मंदिर, नेटवर्क नहीं मिल रहा, आंधी तूफान चल रही है। तो मैं बस घूम रहा हूँ मंदिर के लिए। तो मैंने रास्ता तो थोड़ा बहुत याद कर लिया कि इधर इधर है, तो मुझे एक मंदिर मिला, मैंने उस मंदिर में जाके नारियल चढ़ाया। उस दिन रात को 8-9 बज रही थी। वहाँ पे पंडित भी है, दिया भी जल रहा है, लोग भी खड़े बाहर, और मैंने नारियल दे दिया और नारियल चढ़ा भी दिया, और मम्मी के नाम पे। और मैं 15-20 मिनट बाद और हॉस्पिटल भी चला गया। हॉस्पिटल जाके मैंने बोला कि ठीक है हो गया नारियल। तो मेरी मौसी बोले इतनी जल्दी? बोला क्या, क्यों? तो बोले तू अभी तो गया 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, हुँ। इतनी जल्दी आ गया? हुँ। बोला 1 घंटे हो गए मेरे को, मैं बाहर आंधी में घूम रहा था। हुँ। तो बोला नहीं देख, तेरे को कॉल लगाया था जब तू नीचे था, तो उस वक्त कुछ टाइम था और मैं खुद डिकोड कर रहा। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 18 मिनट हुए वहाँ से निकले, और मुझे लगा कि 1 घंटे से मैं बाहर हूँ।
और फिर हुआ ये, दूसरे दिन सारा मौसम ठीक हुआ, मैं उस मंदिर वापस गया ढूँढने, मुझे वो मंदिर ही नहीं मिला कि मंदिर कहाँ है? मुझे रास्ता याद है कि इस रास्ते से आया हूँ मैं, हुँ। एटलीस्ट रास्ता तो याद है ना, हॉस्पिटल जाने का रास्ता तो याद ही है। तो मैं उस रास्ते से उसके आस-पास सब दूर ढूँढ लिया, मुझे वो मंदिर ही नहीं मिला। मैंने आके बोला कि यार मैं मंदिर, और आज भी मैं ढूँढता हूँ उस मंदिर को। वो मंदिर मेरे दिमाग में है कि वो कैसा दिखता है। वो मंदिर जाली लगी हुई है, अंदर पूजा भी हो रही है, लोग खड़े हैं, वो मंदिर ही नहीं दिख रहा। मैं आज तक इंदौर में जाता हूँ ना, तो उस हॉस्पिटल के आस-पास जानबूझ के वाला रूट लूँगा ताकि वो मंदिर मुझे दिख जाए, आज तक नहीं दिखा मुझे मंदिर, ऐसा। बाप रे! तो बहुत वो लगता है कि यार उस वक़्त भी भगवान ने अगर बोला कि ऐसे अर्ज़ी डलनी है तो डलेगी, ऐसे डलेगी। ऐसे और डलेगी। जैसे मैं देख रहा था उस वक़्त, वो जैसे मुस्लिम भैया आए थे, तो उन्होंने टोपी पहन रखी है, इसलिए मुझे पता है कि वो मुस्लिम भैया है। तो मैं जब पलट के देख रहा हूँ, उनको थैंक यू बोल रहा हूँ और वो ऑटो लेके गायब हो गए, तो भी मुझे ऐसा कोइंसिडेंस लगा कि ये व्यक्ति गायब हो गया, ठीक है, मैंने उस वक़्त ध्यान नहीं दिया, ये व्यक्ति गायब कैसे हो गया? ये सोचा ही नहीं मैंने। तो उनका नंबर भी था मेरे पास, उन्होंने बोला था कि इस नंबर पे फ़ोन लगा देना, तुमको जब भी ज़रूरत लगे। मैंने उस दिन, दूसरे दिन उस नंबर पे फ़ोन लगाया, तो बोला आपके द्वारा डायल किया गया नंबर उपयोग में नहीं है, और अथवा यह रॉन्ग नंबर है। उन्होंने ऐसा नंबर दिया, मतलब जो भी था, मैंने बोला कि ये ऐसा कैसे हो सकता है? मैं खुद बहुत कन्फ्यूज़ था। तो फिर मैंने बताया जिस पंडित जी थे, उन्होंने बोला कि भगवान ऐसे ना वैसे हेल्प कर ही देता है तुम लोगों की। और ऐसा था हुँ। कि मैं आपको बता रहा था मम्मी वाला, तो जब मैं पैदा हुआ था, अभी पापा का सीन क्यों नहीं है, जब मैं पैदा हुआ था मम्मी को इससे पहले एक बेबी था, और उस बेबी में एक्चुअली वो मिसकैरेज हो गया था पेट में ही, उसका जो भी था। तो डॉक्टर ने कह, और मम्मी का बेबी बैग में कुछ प्रॉब्लम थी, तो जिससे बेबी ग्रो नहीं कर सकता, तो हुँ। डॉक्टर ने कहा कि तुमको बेबी हो नहीं सकता, तुमको, मेरे टाइम पे डॉक्टर ने कहा कि तुम इसको भी अबॉर्ट कर लो, बेबी हो नहीं सकता। पंडित ने भी कहा कि तुमको संतान योग है ही नहीं, तुमको बच्चों का योग है ही नहीं, तुम जितना भी ट्राई कर लोगे ना, है ही नहीं। मतलब बड़े से बड़े पंडितों ने कह दिया, हुँ। केरला में बहुत बड़े त्रिवेणी ये सब बोलते हैं उनको, हुँ। उन्होंने कह दिया। तो मम्मी जिद पे आ गई कि जैसा भी बच्चा हो, अगर एबनॉर्मल भी हो रहा है तो मुझे चाहिए, मुझे चाहिए बच्चा। तो मम्मी रहती थी केरला में, तो केरला में हमारा एक छोटा सा घर था, उस घर के करेक्ट सामने एक घर है, उसके अंदर गाय बंधी रहती थी। तो मम्मी ने बताई मुझे वाली बात, कि मैं रोज़ उस गाय को देख कर ही बोलती थी कि यार बेटा, यार गाय माँ, गौ माँ, आप आप भी प्रेग्नेंट हो, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, मेरा बच्चा होगा नहीं, सब मुझे बांझ कहेंगे, ये कहेंगे, ऐसे सब मम्मी रोती रहती थी। और वो गाय को मम्मी से खाना वाना खिला रही है। हुआ ये कि अगस्त 29 मेरा जो था, उस दिन थी जन्माष्टमी, और केरला के हिसाब से उस दिन थी जन्माष्टमी। मैं पैदा हुआ, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन, डॉक्टर ने बोला सोनोग्राफी सब झूठी निकल गई, बच्चा बहुत ही फिट है। सब कुछ होने के बाद हम लोग घर आए, जो भी केरला वाला घर, मम्मी उस वक्त थी नागदा में, एमपी में। थोड़े टाइम बाद उस घर गई, तो उस घर में वापस से गई केरला में। तो उनने पूछा गाय कहाँ गई, तो उन्होंने बोला गाय बेच दी। मतलब क्यों? क्योंकि उनको वो बोला कि इसको बच्चा हुआ था और वो एबनॉर्मल पैदा हुआ था, उसके हाथ पैर नहीं थे गाय के। ओह शिट तो यार! और फिर वो थोड़ा अच्छे से रिएक्ट नहीं करी थी, तो हमने उस गाय को बेच दिया। तो वो चीज़, जो चीज़ एक्चुअली ऐसी होती है, अगर इतना मैं इतना मानता भी इसलिए हूँ कि जो चीज़ मम्मी के ऊपर होने वाली थी, वो उसने अपने ऊपर ले ली, और मैं वहाँ से बच के आ गया। तो मम्मी इसलिए कहती है कि मैंने बहुत संघर्ष से ऐसे लाइफ में किया है, पैदा-वैदा भी हुआ हूँ। तो सब लोग कह रहे थे ना, पंडित लोग कह रहे हैं, डॉक्टर लोग कह रहे हैं, सारी चीज़ें, साइंस मार खा गई वहाँ पे। भगवान से तो बड़ी कोई भी चीज़ नहीं है ना हाँ, यार। है ही नहीं, मतलब एक्चुअली नहीं है। भगवान से जो आप माँगो ना चीज़ दिल से, मिलती मुझे है लगता है वो। मिलती है। मैं जब हॉस्पिटल में, सब लोग मुझे कह रहे थे कि तुम्हारी मम्मी नहीं बचेगी, और हुआ ये था कि मम्मी की आँख निकालने वाले थे डॉक्टर लोग। बोले कि अगर निकालना है तुम्हारी मम्मी को, 1% चांस भी है बचाने का, तो उनकी आँख निकालनी पड़ेगी। मैं बोला कि नहीं, मुझे चीज़ें फ़ील हो जाती है। मेरे साथ बुरा हो रहा हो, किसी के साथ बुरा हो रहा हो, या अच्छी एनर्जी, बुरी एनर्जी मुझे फ़ील हो जाती है। तो मेरे पास एक गट एनर्जी थी कि ना, वो मम्मी को कुछ नहीं होगा, मम्मी बच जाएगी। मैं डॉक्टर को बोल रहा हूँ कि नहीं, तुम नहीं निकाल सकते हुँ। आँख। उस वक़्त भी लक ऐसा, उस वक़्त थे ऑपरेशन के लिए चाहिए थे 3 लाख रुपए, हुँ। और पैसे है ही नहीं, है ही नहीं पैसे। तो जिन लोगों से माँगा वो भी बोले कि हम देंगे, देंगे, देंगे। तो जितना भी था, मम्मी को बोला, मतलब मम्मी तो उस वक़्त ज़्यादा होश में नहीं थी, क्योंकि ब्लैक फंगस है, वो बढ़ता हुँ। रहता है। हुँ। 3 लाख रुपए चाहिए थे, 3 लाख रुपए। मैं दोस्तों से माँग रहा, कुछ नहीं हुआ, तो मैंने बोला, डॉक्टर ने उसी दिन आके बोला जिस दिन मेरे पास पैसे नहीं, बोला कि कल अगर ऑपरेशन कराना है, तो तुमको 3 लाख रुपए पहले देने पड़ेंगे, तभी अब ऑपरेशन होंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे, तुम ले जाओ तुम्हारी मम्मी को। तो मैं बोला कि ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम एक काम करो, मम्मी की आँख को बचाओ। मैं बोल रहा हूँ मम्मी की आँख बच जाएगी, मम्मी की आँख को निकालने की ज़रूरत है ही नहीं।
तो उन्होंने नॉर्मल सी आई ड्रॉप डाली मेरी संतुष्टि के लिए, क्योंकि उनको तो निकालनी थी आँख। तो उन्होंने नॉर्मल सी आई ड्रॉप डाली और मेरे पास आज पैसे नहीं है और मैं पैसों के लिए भाग रहा हूँ। 1 दिन पूरा भागा और वो आया जो रात तक आया, मौसी थी वहाँ पे, रात तक आया तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम बहुत लकी हो, तुम्हारी मम्मी की आँख को निकालने की ज़रूरत नहीं है। और आँख को निकालने की ज़रूरत इसलिए नहीं क्योंकि वो जो आई ड्रॉप डाला था उससे जो फंगस है वो ऐसे ही बाहर निकल रहा है, सिर्फ़ तुम्हारी मम्मी के केस में और किसी के केस में नहीं निकल रहा। और भाई यार। पैसे है ही नहीं। फिर हुआ ये कि फंगस के लिए अब चाहिए 3-4 लाख रुपए। हम्म, अब उसी दिन फ़ादर साहब ने 8 लाख रुपए भेज दिए, उसके सेकंड डे। जिस दिन पैसे की ज़रूरत थी, अगर उस दिन मुझे पैसे मिल जाते, तो बाय उस एनी दिन तुम केस दे ही पैसे मिल देते। जाते, दे देता, हाँ। तो मम्मी की आँख निकल जाती। हम्म। और उस दिन पैसे नहीं आए, बच गए। दूसरे दिन 8 लाख रुपए मिल गए, वो भी फ़ादर साहब ने दे दिए। उससे हम लोगों का इंजेक्शन का काम हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई फंडिंग में। तो बहुत बड़ी हेल्प हो गई वो। तो देखो उसमें कि क्या है, जब बुरा होना होता है अपन कर रहे हैं, वो यही चीज़ है ना कि अगर तुम किसी के साथ बुरा कर रहे हो एट द एंड, मैंने शो में भी था तो मैंने किसी के लिए सोचा कि बुरा नहीं करूँगा, बुरा मेरे साथ हो गया। मेरे साथ वो फीलिंग इन रियल लाइफ भी है कि मैं किसी के लिए बुरा नहीं कर सकता। तो कहीं न कहीं पे बैक मिल ही जाता है तुमको। तो पे बैक ऐसा हुआ कि आग भी नहीं निकली, मम्मी भी बच गई और जो जब पैसे चाहिए थे, नहीं जब ज़रूरत थी पैसे की, हम्म। तब मुझे मिल गए और जब एक्चुअली ज़रूरत नहीं थी और मैं माँग रहा था लोगों से पैसे, तब मुझे मिले ही नहीं। प्योर सोल यार, सीरियसली मतलब चमत्कार भाई। हमने भी सुना है कि चमत्कार होते हैं, बट मुझे लगता है मैंने आई थिंक। फ़ील किया, मैं उससे पहले मम्मी सब भगवान-वगवान पे सब मानते थे। मेरा था कि हाँ, अगर बुरी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें जैसे आपने बोला ना हॉरर चीज़ है, तो मुझे पहले भूत दिखते थे, मतलब आत्माएँ दिखती थी। क्या तो बात कर रहे हो भाई? तो मुझे जब ये पता है ना कि अगर ये चीज़ है, ये एग्ज़िस्ट करती है, हम्म। तो ये चीज़ भी एग्ज़िस्ट करती है। तो मैं इतना ट्रस्ट था कि हाँ, लेकिन जब मेरी लाइफ़ में सारी चीज़ें होने लगी अपने आप, तब मुझे इस चीज़ पे ज़्यादा भरोसा हो गया, मतलब ट्रस्ट सा हो गया ये कि भूत दिखते वाला क्या किस्सा है भाई? बहुत जैसे अगर मतलब शेयर कर सकते हो नहीं, तो। मैं करूँगा ना। क्या लाइक। हुआ था जब मैं छोटा था, हाँ। हम्म। तब मेरी परनानी शांत हुई थी, जो मेरे नाना की मम्मी है। हम्म। तो हम लोग उनके घर गए थे। तो हम लोग उनके घर गए, मैं सो रहा हूँ, मैं सोता हूँ ऐसे लेटा हुआ हूँ और रात को अचानक से मेरी नींद खुलती है और मैं देख रहा हूँ जो शांत हुआ है इंसान, वो मेरे उनके पोतों के सामने ऐसे खड़ी है और उनके टाँग के सामने खड़ी है और मैं देख रहा हूँ ऐसी चीज़ कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? कोई मान ही नहीं रहा है मेरी बात। हम्म। मैं मम्मी को बोला, मम्मी मुझे अमामा दिख रही है।" हमारे इसमें नानी को अमामा कहते हैं। हम्म। अमामा दिख रही है। तो मम्मी ने वो इग्नोर करा, ऐसे देखा कुछ भी, मम्मी कुछ नहीं दिखा, मम्मी ने अपनी चुन्नी मेरे ऊपर डाल दी। हम्म। और मैं देख रहा हूँ ऐसे और वो बिल्कुल पैर के सामने ऐसे खड़े हैं और अपने दोनों पोतों को ऐसे थोड़ा लाड प्यार कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ, लिटरली मैं देख रहा हूँ। फिर उसके बाद अचानक से कोई उनका जो उनके जो मेरे नाना जी थे, परनाना, जो भी शांत हो गए थे, वो दरवाजे के पास में खड़े हैं। उधर उधर खड़े हैं और मैंने नाना जी को देखा और इधर नानी को देखा, तो नानी गायब और इधर नाना जी गायब। और फिर मैं डर के मारे सोया नहीं पूरी रात। जैसे सुबह ये लोग उठे, मैंने सबसे पहले वाली कहानी इन लोगों को सुनाई। सुनाई, मामा दोनों मामा घर के अंदर थे, उनको पता नहीं, मेरी मौसी भी घर के अंदर थी। तो मैंने मम्मी वाली बात सुनाई और थोड़ी देर बाद आती है मेरी मौसी और मौसी ने भी सेम वाली बात बोली कि मैंने सपना ऐसा देखा और एक्चुअली मैंने वो रियल में देखा और इन लोगों ने सपना देखा। फिर थोड़े दिन बाद ऐसा हुआ कि हम लोग घर पे थे, हमारे वाले घर पे, तो वो हमारे घर पे दिख रहे हैं मुझे, वो ऐसे खड़े हुए ब्लैक उसमें। तो मेरी एक अलग थ्योरी है, जितना मैंने नोटिस करा है कि है ना, अच्छी आत्माएँ और बुरी आत्माएँ अलग-अलग चीज़ होती है। जैसे अच्छी आत्मा जो रहेगी वो आपको परेशान नहीं करेगी और एक्चुअल में वो आपको दिखेगी नहीं इतनी। जैसे आज आपने एक इंसान है, हम्म। 2 इंसान हैं, एक इंसान ने सुसाइड कर लिया और एक इंसान नेचुरल मौत मरा है। तो जो नेचुरल मौत वाला इंसान है ना, वो आपको दिखेगा नहीं, एक वाइट एनर्जी दिखेगी, क्योंकि एट द एंड सब लोग, किसी भी सोल का चेहरा नहीं होता। तो वो सिर्फ़ आपको घूमते-फिरते दिखेगी, ऐसे वाइट एनर्जी पास होते हुए दिखेगी। और जो ब्लैक एनर्जी है, जो सुसाइड कर लिया फिर जिसकी अकाल मृत्यु हुई हो, तो उसका चेहरा दिखेगा, क्योंकि एट द एंड अगर भगवान ने किसी भी इंसान को एक ज़िंदगी दी है, एक साँस दिया है, इतने साँस कि तुम है ना 1000 साँस लोगे और उससे पहले अगर मैं 500 साँस में अपने आप को मार दूँगा, तो वो जो बाकी के 500 साँस है ना, मैं लेकर ही मरूँगा। वो आत्मा लेगी उतने सांस और वो एग्जिस्टेंस उसके चेहरे पे या फिर उसके डार्क एनर्जीज में रहेगा और वो बहुत रहते हैं पेन में, मैंने देखा है। कुछ लोग, जब मैं ऐसे रोड पे घूमता था हम्म। तो रात को मैं ऐसे बाहर निकलता नहीं, तो मैं जो भी ऐसे कर दोस्तों के साथ नाइट आउट कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि सामने एक व्यक्ति वो बैठ के रो रहा है, बहुत रो रहा है, चीख रहा है, क्योंकि उनको लगती है भूख। आज आप जी रहे हो,
आज आप मेन क्यों जी रहे हो? लाइफ क्या है? आप खाओगे तो जी पाओगे? आपको लग रही है भूख। तो जिन लोगों ने सुसाइड कर लिया या जिन लोगों ने अपने आप को ख़त्म कर लिया, उनको भी लगती है भूख, लेकिन वो उनकी सज़ा है कि भाई तुमको ना वक़्त से पहले तुमने अपनी जान क्यों ले ली? तो तुम भूखे मरो, तुम ऐसे मरो। तो वो इसलिए तड़पते हैं। इसलिए वो लोग किसी सेकंड पर्सन या उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपनी भूख मिटा सके, ताकि वो अच्छा फ़ील कर सके। ये मेरी थ्योरी है जो मैं इतना आपका पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेट भी किया है नहीं क्या? मैं चीज़ें देखी है ऐसी। जैसे मैंने लोग कहते हैं, मेरा एक फ्रेंड है, तो वो एक्चुअली ना उसकी उसकी लाइफ़ के 2 दिन गायब हो गए। वो एक जगह गया था, हम लोग सब साथ में शूट करते थे वीडियो। हम्म। तो वो रुको, एक मैं ना एसी बंद कर दूं भाई, ठंड लगने लगी मेरे को, बंद कर देना। हम्म। तो हम लोग ना साथ में वीडियो शूट करते थे। हाँ। तो एक दिन उसको अचानक से घर पे गया और वो बेहोश हो गया, वो सो रहा है। हम्म। सोने के बाद हम लोग तो हमारे दोस्तों के साथ वाली चीज़ थी। तो दोस्त लोग सब लोग वीडियो सब हम लोग साथ में बनाते थे। तो मेरा एक दोस्त है, उसका नाम अमन मान लो, मैं रियल नाम नहीं ले रहा। तो अमन है ना, उसने ऐसे एक जगह जाके थोड़ा मूत दिया। जैसे हम्म। बोलते कि नहीं मूतना चाहिए, हाँ। तो वहाँ जाके उसने मूत दिया। तो वो घर गया नॉर्मली, बहुत हट्टा-कट्टा लड़का, ठीक है, कोई कोई दिक्कत ही नहीं है, चिल रहने वाला इंसान। वो घर गया और सो गया। और मैं उसके साथ हूँ, मैं उसके साथ शूट वूट कर रहा हूँ, उसको याद ही नहीं आ रही बात, और वो सो गया। तो अचानक से ना हमको फ़ोन आता है कि अमन का एक्सीडेंट हो गया है, तुम आ जाओ। बोला अभी तो अमन को घर छोड़ा हमने। तो हम लोग जैसे अमन को एक्सीडेंट एक्सीडेंट हुआ, हम अमन को लेकर गए घर पे, अमन को बिठाया, और वो उर्दू में बात कर रहा है। वो अलग ही भाषा में बात कर, हम लोग बिल्कुल शुद्ध उर्दू में, हम लोग है ना वो गूगल ट्रांसलेट लगा के बैठे हुए। वो चाय नहीं पीता कभी भी, उसको वो बोल रहा है चाय चाहिए, और चाय नहीं दोगे तो मैं खून पी जाऊंगा। ऐसी सारी बातें। तो अलग ही लेवल वाली चीज़। और वो हुआ, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसने उसका फ़ोन भी उसके घर पे है, पता नहीं कैसे उसने फ़ोन लगाया, और कॉल लॉग में भी वो फ़ोन नंबर दिख नहीं रहा उसका, कि उसका एक्सीडेंट ऐसा हुआ है। तो हम्म। जैसे ही हुआ एक्सीडेंट वैक्सीडेंट, हम लोग गए, और फिर हम लोग उसको लेकर गए थे, एक हुसैन टेकरी है, हम्म। और मेहंदीपुर बालाजी, ये मेहंदीपुर दोनों बालाजी, जगह हाँ। आपने सुना होगा हाँ मेहंदीपुर हाँ। बालाजी के बारे में। तो हम लोग जब रास्ते में गए थे, तो रास्ते में वो पूरा अलग ही इंसान बन के बात कर रहा हमसे, कुछ भी हो ऐसे वैसे। हम लोगों ने कार वार बुक करी थी, अलग ही इंसान बन के बात कर रहा है। जैसे हम लोग उस जगह पहुँचे, हम लोग पहले गए थे हुसैन टेकरी, हम लोग जैसे वहाँ पहुँचे, तो वो बंदा नॉर्मल हो गया। और क्या हुआ, वो बोले मैं इधर कैसे हूँ, वो मुझे बोल रहा है कि भाई मैं सपना देख रहा हूँ, मुझे उठा दे, मुझे उठा दे, मैं हम्म। सपना देख रहा हूँ, मुझे उठा। मतलब क्या क्या कर रहा है, उसको पकड़ के रखा है, उसको चिमटी घोड़ी, उसके हाथ में लगी हुई है, उसके सर पे भी लगी हुई है, उसके पैर पे भी लगी है। एक्सीडेंट हुआ था ना। तो बोला भाई मैं क्या कर रहा हूँ, और फिर उसको जैसे ही वो अंदर जाने के लिए रेडी नहीं, जैसे ही वो गया, उसने वहाँ जाली पकड़ी, वो थोड़ी देर के लिए था, ऐसे शिवर किया और बेहोश हो गया। फिर बोला कि ठीक है अब तुम जाओ। थोड़े दिन बाद हमको पता चल रहा है कि उसके ऊपर ये, फिर हम लोगों ने जब बात करी, तो कहता है कि भाई मेरी लाइफ के 2 से 3 दिन गायब हो गए, मुझे पता ही नहीं। मुझे इतना याद है कि मैं तुम्हारे साथ वीडियो बना रहा था, और उसके बाद का मुझे 1% याद नहीं है कि क्या हुआ। मुझे इतना याद है मैं वॉशरूम करने गया था, उसके बाद तुम मुझे घर लेकर गए ये याद नहीं है, मैंने तेरे साथ वीडियो बनाई वो याद नहीं है, मैं इधर कैसे पहुंचा वो याद नहीं है। तो ये एक्चुअली एग्जिस्ट तो करती है। भाई इतनी सी उम्र में क्या क्या बहुत देख कुछ लिया देख यार, लिया है? है। तो ऐसा है ना कि एक्सपीरियंस है चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है अभी खुद में। तो लगता भी है कि यार ठीक है, क्या ही करना है। तो हॉरर कंटेंट बनाना क्यों छोड़ दिया आपने? छोड़ा ही नहीं, मैंने शुरू ही किया था अभी। हाँ, मतलब 3 ही वीडियो पड़ी है 3 ही उसमें। वीडियो डाली है। तो अभी क्या मैं मतलब? थोड़ा रियल कंटेंट ढूँढ रहा था, और है भी मेरे पास, लेकिन अभी उसके बाद आ गया प्लेग्राउंड, तो प्लेग्राउंड में घुस गया। और जो कंटेंट है एक्चुअली, अभी जितना भी शूट करना, रिकॉर्ड करना, एडिट करना, पूरा काम मेरे ऊपर रहता है। तो मैं बहुत सारा लोड नहीं ले पाता कि इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, क्योंकि अभी टीम खड़ी कर रहा हूँ धीरे-धीरे। हुँ, अभी मेरा दोस्त है और 2 दोस्त हैं जिनके साथ अभी शुरू किया है चीज़ों को प्रोफ़ेशनली काम हुँ। लेने का। क्योंकि क्या रहता है ना, जैसे अभी मेरे पास इतना पैसे नहीं आ रहे हैं जिससे कि मैं सब लोगों को भी दे दूँ, मैं खुद भी बचा लूँ, घर पे भी दे दूँ। तो उस चीज़ के लिए और मेहनत करनी है अभी तो। ओके। इंस्टाग्राम पे भी 1.3 मिलियन हुँ। आपके फॉलोवर्स हैं। इंस्टाग्राम से कितनी अर्निंग हो रही है? इंस्टाग्राम से नॉर्मल, जैसे कोई प्रमोशन आ जाता है तो उस प्रमोशन का हो जाता है, कुछ ऐसा फिक्स नहीं रहता। बट फिर भी ऑन एन एवरेज एवरेज अगर मंथली? एवरेज मैं निकाल लूँगा, अगर मैं बिल्कुल ही मेहनत करूँगा तो मैं महीने का 1.5 लाख 1 लाख तो आराम से निकाल लूँगा। ओके। पर वो रहता है, बचता नहीं ना, कुछ ना हुँ। कुछ इधर देना पड़ गया, या घर की चीज़ें आ गई, एसेट्स खरीदना है। मैंने जितना आज तक कमाया मैंने सब मेरे एसेट्स पे लगा दिया। मैंने मेरे कैमरेज खरीदे,
मैंने कपड़े खरीद लिए, कपड़ों का बहुत शौक है मुझे। कपड़े पहले मैं कपड़े नहीं पहनता था अच्छे, तो सब लोग मेरे को लेते ही नहीं थे सीरियसली। हुँ। फिर मैं धीरे-धीरे करके लगा कि ये मुकुल भैया के कारण ही सीखा हूँ मैं, मुकुल अच्छा। भैया से मिला था मैं। तो मुकुल भैया ने बोला कि बाबू सबसे ज़्यादा खर्चा तुम अपने अच्छे दिखने पे करो, जितना तुम अच्छा दिखोगे, उतना उतना तुम बिकोगे। बिकोगे। तो ये बात हुँ। उनने कही थी, हम लोग थे इधर दिल्ली में मिले थे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, फिर मैं चला गया सरोजनी। अच्छा। पहली और आखिरी बार गया हूँ मैं सरोजनी कपड़े खरीदने, उसके हुँ, बाद फिर कभी नहीं गया क्योंकि वहाँ के कपड़े अच्छे नहीं लगे। फिर मैं कोई कपड़े खरीदता हूँ, मैं मुकुल भैया से पूछता हूँ, मुकुल भैया ले हुँ, लूँ क्या ये? हुँ, अच्छा लगेगा? हुँ। तो मुकुल भैया थोड़े पर्सनल डिज़ाइनर हैं मेरे। अच्छा, ओके। ठीक है, जब मुकुल भाई का नाम आ गया तो हाँ, मैंने आपकी शायरी भी सुनी थी। हाँ, ठीक है, तो थोड़े से लाइनें-वाइनें सुनाओ हमारे लिए भी कुछ। कि सब अपने हैं इस भरम में रहने दो मुझे, सब अपने हैं इस भरम में रहने दो मुझे, अगर हकीकत जान गया तो अकेला पड़ जाऊँगा, क्योंकि सब है ही नहीं ना मेरे कोई। दोस्ती यारी कैसी है? दोस्ती यारी लड़कों की दोस्ती कैसी होती है? यार दोस्ती तो बढ़िया ही है, सारे लड़के लोग अगर निभाने पे आ गए, कोई भी लड़का निभाने पे अगर आ गया ना, तो फिर उससे अच्छा दोस्त कोई नहीं है। ओके, आपके कौन-कौन दोस्त हैं? मेरे तो बहुत कम दोस्त हैं, मतलब मेरे साथ ऐसा सीन है ना कि मैंने एक्चुअली बचपन से लेके अभी तक बहुत ऐसे आप एक हाथ में गिन लोगे, उँगलियों में गिन लोगे 3-4, ज़्यादा से ज़्यादा 3, हुँ, तो इससे ज़्यादा तो मैंने दोस्त बनाए ही नहीं, और बने भी हैं तो फिर वो ऐसे दोस्त हैं कि ठीक है, बाय प्रोफेशन बन गए। लेकिन जो असल दोस्त है ना, जिनको मैं जिस दिन मैं रो रहा हूँ फ़ोन लगा दूँगा, जिस दिन मुझे बुरा लग जाएगा मैसेज डाल दूँगा, वो 2-3 ही हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। ओके। आपका हाँ, मैंने कल स्टोरी लगाई थी तो 2-3 सवाल आए थे कि बिल्कुल। भाई से पूछना कि भाई की कोई गर्लफ्रेंड है? हाँ, गर्लफ्रेंड तो है। आगे बताना इसमें हाँ, ये यही रोक रहा है ये। बता दूँगा ना पर वो नाम-वाम रिवील नहीं, नहीं नहीं, कर नहीं, सकते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 12 साल का रिलेशन है मेरा तो, स्कूल टाइम से चल रहा है तुम्हारी मेरा तो। 22 साल की एज है 12 साल का हाँ, तो रिलेशन है? मान के चलो 5-6 साल तो सिर्फ़ क्रश थी, हाँ। पर मैं तो उसके लिए था ना, मुझे तो वही चाहिए। जब हम स्कूल हुँ, में थे तो मेरी क्रश थी, मुझे तो वही चाहिए। फिर उसने 12th में हाँ कर दी, फिर हो गया कॉलेज में हाँ कर दी, तो 3-4 साल उसको मान लो, तो वो हो गए ऐसे 12 साल। ओके। मतलब डेडिकेटेड एक इंसान के लिए रहो, फिर ये एक्सपेक्टेशन मत रखो कि भाई मैं इधर भी मुँह मार लूँगा, इधर भी मुँह मार लूँगा, नहीं भाई ऐसा मैं नहीं हूँ। मैं अगर किसी एक बंदे से दोस्ती कर रहा हूँ तो फिर मेरा वो दोस्त है, मैं उसके लिए लड़ लूँगा। पर जैसे कि आज मैं एक ही रिलेशन में हूँ तो उसका रीज़न भी यही है। मैं अगर आज उसके लिए हूँ, तो सिर्फ़ उसके लिए हूँ, और वो मेरे लिए है, लाइक उसने भी एफ़र्ट्स उसके साइड से भी है, तो हम दोनों का चल रहा है इतना लंबा, नहीं तो चलता नहीं। एफ़र्ट्स दोनों साइड से होने चाहिए। और ये चीज़ दोस्ती में मैं लैक कर जाता हूँ। मैं मेरी साइड से 100% एफ़र्ट्स डाल देता हूँ लोगों पे, पर उनकी साइड से मैं लैक कर जाता हूँ। वो लोग देते नहीं इतना एफ़र्ट्स, और मुझे एफ़र्ट्स वाली चीज़ अच्छी लगती है, तो मैं अगर आज आपकी लड़ाई हो रही हो और वहाँ पे अगर आप अकेले पड़ रहे हो, मैं आपके लिए खड़ा रहूँगा। लेकिन मेरी लड़ाई हो रही हो और आप मेरे साथ नहीं हो किसी पॉइंट पे भी हो, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। नहीं, नहीं ऐसा होगा नहीं पता क्यों? जो हुँ, कहीं पे तुम्हारी लड़ाई होती रहेगी ना, तो मैं भी होऊँगा और 4 और होंगे। वो बाहर होगा ना। वो तो हाँ, होगा, लेकिन हाँ। जैसे आपने ऐसे सोचा, लेकिन हर लोग ऐसे मेंटालिटी नहीं रखते हैं। हर हुँ, लोग जैसे अभी मैं शो पे भी गया था, हुँ, तो मैं मेरे दोस्त के लिए लड़ रहा हूँ, लेकिन मेरी जब लड़ाई हुई तो मेरे लिए कोई खड़ा नहीं था। तो मुझे वो बात बहुत बुरी लगी कि बाहर यार, मैं बाहर वाली दुनिया को और अंदर वाली दुनिया को एक रियलिटी समझ गया। समझ बेटा, बाहर क्या होता है, आज मेरी लड़ाई हुई, वैसे होती नहीं है, कभी हुई, तो मेरे 4 दोस्त होंगे जो मेरे लिए खड़े हो जाएँगे। और जो 4 दोस्त के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे, जो सिर्फ़ मैं उनके लिए अच्छा हूँ इसलिए खड़े हो जाएँगे कि यार आदि के साथ ऐसा कैसे हो गया? आदि क्यों? आदि के साथ नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज मैं आपसे मिलूँगा तो मेरा एक रहेगा, मैं बिल्कुल हँस-खेल के मिल रहा हूँ। तो कल को मेरे पर कुछ भी मुसीबत आएगी तो आप मेरे लिए रहोगे कि यार आदि यार वो बंदा मेरा है, वो मेरा बंदा है। तो अंदर ऐसा चीज़ हुआ था रियलिटी शो में भी कि मैं मेरे दोस्त के लिए खड़ा हो रहा हूँ, मेरे लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा, तो मेरा ब्रेकडाउन हो गया। यार ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था मैंने मेरी लाइफ़ में। अगर आज मेरे पे कोई थप्पड़ मार देगा, तो मुझे पता है बाहर मेरे, अगर बाहर कोई मेरे पे थप्पड़ मार दे 4 या 1 भी मार दे, तो 10 जने खड़े हैं मेरे लिए लड़ने के लिए। लेकिन अंदर मैं अकेला पड़ गया था, एक्चुअली अकेला पड़ गया था। हुँ। हाँ, क्योंकि मैंने मेरे दोस्तों की लड़ाई में मैं खड़ा हो गया, वो दिखा भी नहीं है बहुत सारी चीज़ें एपिसोड्स में, क्योंकि 24 घंटों में से आपको सिर्फ़ 1 घंटा दिखाया जा रहा है, वो भी ट्रिम करके। मेरे दोस्त की लड़ाई हो रही है, मैं जाके खड़ा हो रहा हूँ, मैं बोला कि नहीं, तू लड़ मत, इधर लड़ेगा तो तेरे को जानबूझ के लड़वाना चाहता है। मेरा दोस्त था, उसको बोला, फिर एक सबसे पहली लड़ाई मेरी मेरे दोस्त के कारण हुई। हुँ। जब मेरी लड़ाई हुई, जब उसने मुझे पीठ पीछे मारा, तब उस पॉइंट पे खड़े होके लड़ने वाला कोई नहीं था। अगर खड़े होके लड़ने वाला होता ना, जो जैसे बाहर वाले दोस्त हैं, तो अंदर उसको भी पड़ जाते 4। बट ये शो ये अलाउ करता है नहीं कि करता ना, इसलिए मैंने भी हाथ नहीं उठाया। एक्चुअली शो अलाउ नहीं करता ये चीज़।
हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था फिजिकल वायलेंस अलाउ नहीं करते, लेकिन फिर वो ऐसा बन गया सीन कि गलती मेरी है। उन लोग बाहर ऐसा हम्म, दिख गया है, फिर उन हम्म, लोगों ने ऐसा कह दिया गलती मेरी है कि मैंने धक्का दे दिया। एक्चुअली ऐसा था नहीं। हुआ ये था, हम लोग सीढ़ियों में, मैं फेयर चांस दे रहा था सबको, मेरे से ऊपर जो भी है लड़कियां थी लड़के थे, तुम जाओ तुम्हारे बाद मैं जाऊंगा, मैं अच्छा बन गया। फिर मेरी चांस आई, अचानक से वो इंसान आता है और बोलता है कि नहीं भाई मैं जाऊंगा। अब ना वो अंदर जा रहा है ना मुझे अंदर जाने दे रहा है। उसने अपने पैर से मुझे रोक रखा है और मेरे पेट पे गूंद रखा पैर, तो मुझे भी दर्द होगा और हाथ में मेरे लगी हुई थी। तो मैंने बस अपने डिफेंस में से हाथ आगे किया, जो भी किया, तो ऐसा लगा कि वो धक्का हो गया है, गिर गया है। हम्म, या उस मोमेंट में किसी को पता नहीं चलता ना, तुम लड़ाई झगड़े कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, तुम एक दिमाग में तुम्हारे ब्लैक आउट ही रहेगा। तो उन लोगों ने बोला मेरी गलती है, पर बुली उसने किया, धक्का उसने दिया, और मतलब जानबूझ के वो आया, सारी चीज़ें को निगलेक्ट करके लोगों ने बोला कि मैं गलत। तो वहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, जब सब लोग ही कह रहे हैं मैं गलत, तो ज़्यादा से ज़्यादा ना मुँह लगो, एक्सेप्ट कर लो, ठीक है भाई मैं गलत, ओके। मैंने लो, बस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, तुम कह रहे हो ना गलत, मैं गलत हूँ, उसके आगे मैंने कुछ बोला ही नहीं। लोगों ने ये भी तो बोला था कि अभिषेक जैसा दिखता है तो जीतना तो तो बनता है। अब हाँ? उसका मैं कुछ कर नहीं सकता यार, हाँ, मैं हाँ, मैं जानबूझ के तो अभिषेक भैया जैसा घूमता नहीं हूँ। अब लोग अब जैसे कि बहुत सारे लोग यार, कैरी भैया और मुन्ना भैया भी सेम दिख रहे हैं, तो दोनों अलग पर्सनालिटीज रहती है, करेक्ट। लोगों को समझना चाहिए। पर लोगों में मैंने देखा इतनी हेट है यार लोगों को लेके, पता नहीं क्या, जानबूझ का नफरत। मतलब मेरी वीडियोस में बच्चे आके, छोटे छोटे बच्चे, हम्म, 9 10 11 12 साल के बच्चे, क्या तूने थप्पड़ खा लिया, मैं होता तो मार देता। 12 साल का है तू। बट इत ये नफरत क्यों आ रही है? नफरत पता नहीं यार लोगों में क्यों है जस्ट नफरत। बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया पे हम चीजें ढंग से पोर्ट्रे नहीं कर पा रहे इस वजह पोर्ट्रे से? वाली चीज़ नहीं है, आजकल लोगों को इंसान ही वैसे पसंद है जो बदतमीजी करे, जो बिल्कुल ऐसे करे, मतलब गाली गलौज? गाली गलौज तो हो गया ठीक है, तो हम्म, नॉर्मली सभी देते हैं, बदतमीजी करे, रिस्पेक्ट ना करे, सिग्मा हो, ऐसे लोग पसंद आ रहे हैं। जैसे कि आज किसी लड़की, कोई लड़की बैठी है, और अगर आज मैं उस लड़की से लड़ रहा हूँ, मेरे मुझे नहीं, मेरे घर पे नहीं बताया, सिखाया ही नहीं कि भाई ऐसे तुम किसी जाके लड़की से लड़ो। शो में भी था, बाहर भी होता है, कोई लड़की मुझसे ऐसे ज़्यादा, मैं लड़कियों से इतनी बात भी नहीं करता, बहुत रिस्पेक्ट से रहती है मेरी बातें, इससे इससे तक, बस उससे आगे नहीं। शो में हर लड़कियों ने भी मुझे बहुत हर्ट किया था, मैंने उनको रिप्लाई में कुछ भी नहीं कहा। लेकिन बाहर मैं आया तो बाहर मैंने ऐसी चीज़ देखी, हीरो वो बने हुए हैं जिनको पोर्ट्रे ऐसे दिखाया गया है कि सिग्मा है, और जो बदतमीजी कर रहे हैं, लोगों को आजकल वही पसंद है, पता नहीं क्यों। एक एक रहती है लिमिट, एक जैसे मैं एटीट्यूड वाली वीडियोस बनाता था, हम्म। है ना, तो मेरा एक एक है, मतलब लिमिट है इतनी कि मैं इससे ज़्यादा किसी के लिए कुछ नहीं कहूँगा। तो ये, पर बहुत सारी चीज़ें अभी, जैसे आपको बताऊँ, भी लोग आजकल फिजिकल वायलेंस हो गया, लोग बदमाशी हो गई, लोग इन सारी चीज़ों को ज़्यादा वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको। इनहेंस मतलब सोशल मीडिया पर शोकेस कर रहे हैं हाँ, ज्यादा और है। लोग, उस लोगों को लग रहा है कि भाई मैं लड़ लूंगा तो मैं अब अच्छा दिखूंगा, नहीं अच्छा नहीं दिखता यार इंसान। आजकल वो भी तो एक वो चल रही है ना वो उसका इंटरनेट लड़ाई। इंटरनेट लड़ाई। हाँ। हाँ, ये भी अलग ही किस्सा है आजकल यार। पता नहीं क्या, हाँ? हर हर किसी को बदमाश बनना है, पर एक्चुअली जब आती है ना, ये चलो ये सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है ये सब इमेच्योरिटी है। जब तुम्हारे ऊपर बहुत सारा बर्डन आएगा, तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी ना, तब तुम एक्चुअली कुछ नहीं कर पाओगे। जब मुझे वो उसने पीठ पीछे मारा, तो मेरे दिमाग में दो चीज़ें थी। पहले कि मैं शो से नेग्लेक्ट हो जाऊंगा, तो मेरे लिए शो बहुत मैटर करता है, रिस्पेक्ट दैट शो वेरी मच। मैंने मतलब जितना भी टाइम दिया, मैंने मुंबई छोड़ा, सब कुछ किया, एक बहुत अच्छी जर्नी है उस शो तक पहुंचने की। आज मैं हाथ उठा दूंगा तो वो बंदा तो जाएगा ही जाएगा, शो के बाहर मैं भी चले जाऊंगा, ये मेरी मेंटेलिटी तो थी। शो बड़ा था आपके लिए या सेल्फ रेस्पेक्ट बड़ी थी? एक्चुअली मैं वहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ी थी, बट हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी ही रहती है मेरे लिए। बट वो शो मेरा सपना था ना। आज आप किसी सपने के लिए 1 साल आपने दिया हो या बहुत टाइम दिया हो, जब से वो शो आया हो, तो आप उसके लिए क्या कुछ नहीं करोगे। मैंने वो चीज़ वहाँ पे भी उसको छोड़ दी, सेल्फ रिस्पेक्ट भी वहाँ पे छोड़ दी कि यार शो मेरे लिए है। क्योंकि हम्म। वो, मैं वो बंदा जो फ़ोन वाली दुनिया में रहता है ना, जो फ़ोन में वीडियो बनाता, आज मुझे मौका मिला कि दुनिया मुझे टीवी पे देखे, तो मैं उस चीज़ को कैसे छोड़ सकता हूँ। वहाँ पे तो मेरी लाइफ का है ना, लाइफ चेंजिंग मोमेंट है वो। और उसने जैसे मारा, पीठ पीछे मारा, तो वो तो वैसे भी कंटेंट, मेरे दिमाग में ये पहला थॉट ये था कि शो के अगेंस्ट नहीं जाना। दूसरा थॉट ये था कि अगर आज मैंने अगर कुछ एक्शन ले लिया, तो बाहर जो है मम्मी है, मेरी फैमिली है, वो लोग कितना ही लड़ लेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण ये लोग सफ़र करें, ये लोगों को परेशानी हो। क्योंकि एट द एंड क्या होगा, पैसे वाली चीज़ होगी। अब पैसा वाला चीज़ हो गया, घर वाले चलो कितना ही दे देंगे,
पर वही चीज़ रहेगी ना, लाइफ टाइम मैं इसके बाद घर पे ये चीज़ सुनूंगा कि यार घर पे, यार घर का वो लोड हमेशा रहेगा मुझ पे कि ये कर लिया, ये कर लिया। और बाहर में लोगों को ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता कि भाई तुम भी मारो, 10 लोग मार रहे हैं, मैं वैसा नहीं हूँ कि भाई मैं ऐसा इन्फ्लुएंस कर दूंगा अनटिल। ऐसा नहीं कि मारना मुझे नहीं आता, मारना मुझे भी आता है। बट जब वो बंदा या कोई भी बंदा अपनी लिमिट क्रॉस करेगा तो हाथ मेरा भी उठेगा। ऐसा नहीं है कि मैं मारूंगा ही नहीं। बस बात ऐसी है कि उस शो में मैं उस चीज़ को नहीं करता, एक्चुअली नहीं करता। वो प्रोफेशनलिज्म होता है। आपने देखा होगा अभी एलविश भैया और फुकरा भैया ये लोग भी गए थे बिग बॉस में, तो वहाँ पे भी क्या हुआ था, हाथापाई हो सकती थी, हाँ, लेकिन दोनों ने हाथ नहीं उठाया, नहीं ना उठाया। एक दूसरे पे ना किसी और पे। इसको कहते हैं प्रोफेशनल होना। हुँ। अगर तुम किसी शो में जाके किसी को भी मार रहे हो तो वो प्रोफेशनल नहीं है। एक्चुअली प्रोफेशनलिज्म है ही नहीं वो चीज़। टीआरपी के लिए अच्छी है लेकिन, पर टीआरपी के लिए अच्छी है। हैं? हाँ, वो तो शो को बाहर आके पता टीआरपी भी चल तो रहा है। चाहिए ना यार। वो तो बाहर आके पता चल रहा है। सबसे बड़ा मसाला वो वही था। बाहर आके क्या पता लगा तुम्हें? बाहर आके तो चीज़ें ऐसी पता चली है, मत पूछो। कि यार बताओ ना क्या पता लगा बाहर जैसे आके? बाहर पहले तो मैंने मतलब छोटे-छोटे बच्चे आके कमेंट कर रहे हैं वीडियोस में, भाई मैं होता तो मार देता। हुँ। पहले तुम उस शो तक पहुँचो, जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। तुम वो एफर्ट्स डालो और फिर कहो कि मैं होता तो मार देता। तब तुम्हारे चलो ठीक है तुम मार देता, तो तुम्हारी वो तुम्हारा लुकआउट है, तुम मार देते, ठीक है। और लोग ऐसा बोलते हैं कि यार एक्चुअली मैं ना गेमर ही नहीं था, मैं नॉर्मल गेम्स खेलता था। अब वहाँ गया मैं शो में, तो मेरे दोस्त लोग आके कहते भाई तुम तो प्रो गेमर बन गए। क्योंकि क्या होता था, हाँ, इंटरनल पॉलिटिक्स, सारे दोस्त लोग हैं, हाँ। सब लोगों के दिमाग में बैठ जाता, वहाँ पे लेजेंड रहता था, सब लोग है ना ऐसे चूज करते थे कौन किसके अगेंस्ट जाएगा। मेरे अगेंस्ट हमेशा कोई प्रो गेमर आ रहा है, हुँ। मतलब बंदे जैसे जो प्रो गेमर है, जिनने 6-7 साल 12 साल से गेमिंग को दिए, और मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे अगेंस्ट हमेशा प्रो गेमर आ रहा है और मैं प्रो गेमर से लड़ रहा हूँ और जीत रहा हूँ। तो मैं बाहर आके लोग बोल रहे हैं यार आदि भाई आप तो एंटरटेनर बन के गए थे, बन गेमर गए हो। गेमर बन के बाहर आ गए हो। मतलब रियलिटी शो है, समझ आता है, ठीक ज़्यादा है ही टीआरपी रियलिटी हो चाहिए, गई बट ये उसमें। तो ज़्यादा ही रियलिटी ज़्यादा हो ही गई। हाँ। रियलिटी हो गई वो। पर बढ़िया है, शो अच्छा जा रहा है। और हुँ, कहीं न कहीं वो जो जो हमारी जो हुई थी, बीफ हुई थी मेरी और हुँ। हिमांशु की, उसके कारण जो शो इधर से इधर गया था। क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मीम मेरे ही देखे मैंने हाँ, तो कि बोला था ना माफ़ी माँग लेना, नहीं माँगना भाई माफ़ी किसी से। गलती है ही नहीं, गलती जब हो, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने माफ़ी इसलिए माँगी क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं माफ़ी माँग, माफ़ी माँग, माफ़ी माँग, पूरे शो में। जबकि गलती मेरी थी भी नहीं। बट मैंने तुमको ऐसा लगता है कि तुमको ज़्यादा दबाया गया है? अब वो तो अब शो का लुकआउट है यार, पता नहीं, पर ऐसा था कि वहाँ पे अलायंस बन गई थी सब लोगों की। हुँ, अब वो ज़्यादा बात भी नहीं करनी मुझे शो के बारे में। ओके। अलायंस बन गई थी सब लोगों की कि हम लोग सब साथ में हैं, और मेरे जो दोस्त थे वो पहले ही निकल गए, जिनसे मेरी अच्छी, और एक्चुअली अच्छे लोग पहले निकल गए, जितने भी अच्छे थे। वो अलग ही चीज़ है उनका। अब आदित्य की और क्या-क्या फ्यूचर प्लान है? फ्यूचर प्लान में मैं बचपन से ये चाहता था कि मैं एक्टर बनूँ बड़े होके। मेरा बचपन से इंटरेस्ट एक्टिंग वैक्टिंग में ही रहा है, एक्टिंग हो गया। तो अगर मेरे पास कोई भी चांस आता है तो मैं सिर्फ एक्टिंग वाली लाइन में ही जाऊँगा। ये तो चल ही रहा है। स्टार्टिंग मैंने फ़ोन उठा के कैमरे से वीडियोस एक्टिंग करी हुँ, थी, आगे भी वही करनी है। रील्स तो एक सेकेंडरी चीज़ हो गई, यूट्यूब हो गया एंड एक्टिंग, ये दोनों चीज़ें जो मेरे लिए है, यही करना है मुझे। ओके घर वाले भी और मना नहीं करते इस चीज़ को कि कर। बढ़िया और मम्मी का रिएक्शन क्या था यार? मम्मी तो बहुत मतलब एक्चुअली जब मेरा एपिसोड निकला था बाहर, तो मैं जैसे ही बाहर आया तो सब लोग मुझे कह रहे कि मम्मी से बात कर लेना, मम्मी से बात कर लेना। तो क्या हुआ, मम्मी से बात करी, मम्मी तब रोने लगी क्योंकि लाइफ में मेरे घर वालों ने या किसी ने भी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। इनफैक्ट मेरे दोस्तों से भी किसी से भी लड़ाई हुई हो, बाहर हुँ, कभी लड़ाई हुई नहीं मेरी, कभी नहीं हुई बाहर मेरी लड़ाई। मैं सबसे अच्छे से रहा हूँ तो मेरे साथ भी अच्छा ही हुआ है। तो मेरी लाइफ में पहली बार अगर किसी ने ऐसे हाथ वाथ उठाया, फिर कुछ भी हुआ, घर वालों ने पहली बार देखा आदि को लड़ते हुए। मम्मी परेशान कि मेरे बेटे को आज तक मैंने देखा नहीं ऐसा लड़ते हुँ, हुए, ऐसा कर रहा है ये, इसके साथ ऐसा हो गया, इसने फिर भी हाथ नहीं उठाया। मम्मी बहुत परेशान थी उस चीज़ को लेके, मतलब बहुत एक्चुअली मेरा अंदर जितना ब्रेकडाउन हुआ, मेरे घर वालों ने आज तक मुझे रोते हुए नहीं देखा। उस शो में देखा है, कभी नहीं देखा मेरे घर वालों ने मुझे रोते हुए। मुझे रोना होता था तो मैं मेरी गाड़ी ले लेता था, स्कूटी ले लेता था दूर, घर से दूर। मेरा रोने का एक सीन था कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ बहुत ही स्पीड और हवा आ रही है और फिर मेरे आंसू निकल रहे हैं, तो आंसू ऐसे करके इधर नीचे नहीं आने देते हैं। ऐसा उहुँ। सीन था मेरा। मैं घर पे, मुझे जैसे बचपन में भी कुछ चीज़ चाहिए रहती थी, तो मैं रोता नहीं था। मम्मी बोला ये चीज़ चाहिए, मम्मी दिला देती तो ठीक है, नहीं दिलाती मम्मी एक वैलिड रीज़न देती, ठीक है नहीं चाहिए, नॉर्मल बैठ जाता था। नहीं तो फिर थोड़े टाइम बाद आ जाती थी। मैं रोया नहीं कभी भी, लाइफ में कभी नहीं रोया, घर वालों के सामने कभी नहीं रोया। शो में जाके उन लोगों ने जब देखा तो मेरे दोस्त लोग अलग, यार ये बंदा
हमारे सामने आज मेरी मम्मी ने एक वीडियो भेजी थी, उसमें कि आदि तो हर लाइफ की हर सिचुएशन को तो हंसते हुए फेस कर लेता है, पता नहीं तो अंदर जाके रो क्यों रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मैं मेरे घर वालों के सामने कभी नहीं रोया, और मेरे दोस्त लोगों को वो चीज़ यकीन ही नहीं हो रही कि आदि रो रहा है। कोई भी रहता है ना वहाँ पे। और मैं ऐसा इंसान हूँ कि जैसे अगर आज आप आपका दर्द बता दोगे, मैं उस दर्द में भी रो दूंगा। ऐसा, अगर आप रो रहे हो ना तो मेरे आंखों से आंसू आ जाएंगे, दूर जाके बिल्कुल अपने आंसू पोंछ के फिर आपके पास आऊंगा। ऐसा इंसान हूँ, मुझसे दूसरों का दर्द देखा नहीं जाता एक्चुअली। प्यारे इंसान हो भाई आप। मैं बड़े कम होते हैं ऐसे इंसान भाई। मतलब ऐसा भी है कि कोई बंदा शांत हो गया हो, कोई भी हो, उसके घर पे शांत हो गया हो, सबको रोता हुआ देख, वो रहता है ना कि तुमको रोना आ जाएगा। मैं उस बंदे के रिग्रेट में रहता हूँ कि यार वो बंदे को नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। मेरी फ्रेंड थी, उसकी मम्मी शांत हुई, अनएक्सपेक्टेड था वो। उसकी मम्मी शांत हुई, मेरा दोस्त शांत हुआ। मैं घर पे आके अपने आप को इतना संभाला है मैंने कि मेरा दोस्त कैसे शांत हो सकता है। मैं वो चीज़ देख ही नहीं सकता किसी के लिए भी, किसी के लिए वो देख ही नहीं पाता मैं कि ये बंदा क्यों रो रहा है, इसको नहीं रोना चाहिए, मेरे को आंखों से आंसू आंसू आ जाएंगे। आ भी गए बहुत तुमको। मैं बहुत वो सोचूंगा ना किसी के लिए, तो मैं अच्छा, बहुत एक वो हूँ। लास्ट में एक सवाल पूछूं। जिंदगी डिफिकल्ट है, लाइफ डिफिकल्ट है? अगर अच्छे लोगों का साथ हो तो लाइफ बिल्कुल डिफिकल्ट है ही नहीं। बस तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाने वाला इंसान होना चाहिए। और अगर जितना वो एफर्ट्स दे रहा है उतने तुमने दिए इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, कोई भी हो, तो तुम बहुत अच्छा कर जाओगे। आज अकेला इंसान कितना ही कर लेगा, लेकिन साथ में अगर सेम एफर्ट्स देने वाला सेम इंसान हो ना, तो बहुत कुछ कर जाएंगे ज़िंदगी में। ये बहुत बड़ी बात कर दी ब्रो। और अपनी प्यारी सी ऑडियंस को, ठीक है, यस। क्या मैसेज दोगे भाई? यूथ को क्या मैसेज दोगे? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो यहाँ से मैसेज निकल सकता है ना, वो सबसे तकड़ी इंस्पिरेशन होगा। मैं बस यही कहूँगा कि कभी भी लाइफ में किसी के लिए भी ऐसा मत चाहो कि यार उसका बुरा हो जाए, कि अपेरेंटली अगर उसका बुरा हुआ तो कर्मा हिट करता है, तुम्हारे साथ भी बुरा हो सकता है। तो अच्छे रहोगे ना तो कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ अच्छा होगा। और बस ये रखो कि यार लोगों की फीलिंग्स कभी हर्ट मत करो, क्योंकि जितनी हर्ट होती है ना इंसान, जितना बद्दुआ निकलती है इंसान के दिल से निकलती है, तो वो बहुत दर्द देती है वो चीज़। तो वो बोला कि अपना आप रहो, एक्सप्रेसिव रहो, जितने तुम एक्सप्रेस कर सकते हो ना लोगों को, अपना दर्द अपनी खुशी सब एक्सप्रेस करो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि जितना तुम अंदर भरोगे तो तुम एक्चुअली खोखले होते जाओगे। और जब तुम्हारे पास अंदर बहुत जगह रहेगी, सब कुछ एक्सप्रेस कर रखा होता है, तो तुम्हारे पास अंदर पॉजिटिविटी रखने के लिए बहुत जगह है। क्या तो बस उस बात है पॉजिटिविटी यार। को रखो आगे और लाइफ में आगे बढ़ो, बहुत अच्छा कर जाओगे। मैं सबको कहता हूँ गीली वाली पप्पी, सबको गीली वाली पप्पी। सबको गिली वाली पप्पी। ठीक है भाई, परम डन। भैया को अलग से गीली वाली पप्पी बाहर है। डन यार, यस। मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे को तेरे से बात करके, सीरियसली यार। मुझे भी। बड़ा ही कम लोग मिलते हैं ऐसे इतने ओपनली डिस्कशन करने वाले ना, मतलब वेरी नाइस। चला कॉफी पीते हैं, बिल्कुल। है ना? चलो, थैंक यू गाइस। ओके।